नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और ये क्लास आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर कंप्लीट आपको मिलेगा। तो हम मई का करंट अफेयर देख रहे हैं और मुख्य सोर्स क्रोनोलॉजी ली है और आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, अध्ययन कीजिए। नोट्स के रूप में मैं आपको पढ़ाऊँगा और नोट्स टेलीग्राम पर भेज दिए हैं पीडीएफ। मई 2023 पहले हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जैसे G20 जो है, ग्रुप 20 जो विश्व की जो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक समूह है, उसका सम्मेलन पिछले साल इंडोनेशिया में बाली में हुआ था। और उसी समय फिर इस बार जो अध्यक्षता वो भारत को मिलनी है। अगला जो सम्मेलन होगा सितंबर में दिल्ली में होगा और भारत उसकी अध्यक्षता करेगा। तो दिसंबर 2022 से लेके नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास है। तो भारत ने एक नवाचार किया है इसमें कि इसके जो प्रमुख विशेषज्ञ हैं उनकी बैठकें अलग अलग होती है। 100 बैठकें अब तक आयोजित हो चुकी है। 100वीं बैठक वाराणसी, जहाँ से कि माननीय प्रधानमंत्री सांसद हैं, तो वाराणसी जो है वहाँ पे हुई। और इसके अलावा इसके जो 20 सदस्य हैं वो कौन कौन है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। एकदम आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। तो देखो G20 ग्रुप 20, ठीक है। एक G7 भी है जिसमें रूस नहीं है और बाकी जो प्रमुख जैसे अमेरिका, चीन, जापान आदि है। तो G20 जो है भारत इसका 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर यानी अगले दिन 1 दिसंबर 1 साल हो जाएगा ना, तो तक अध्यक्ष है। आप इसे सोचो, 22 दिसंबर अभी गया था, सर्दियों का मौसम था 2022, उस समय मिली थी अध्यक्षता और 1 साल रहेगी। 41 शहरों में G20 देशों के समूह की 100 बैठकें हुई है, जिसमें अपने राजस्थान में भी उदयपुर, जयपुर शहरों में हुई थी बैठकें। कृषि वैज्ञानिकों की बैठक जो है वाराणसी में हुई। यूपी के अंदर वाराणसी है, यानी वरुणा और अस्सी नदियों के किनारे वाराणसी। तो 100वीं बैठक जो है वो यहाँ पर हुई। तो ये आपको याद रखना है। पहली बैठक इसकी कहाँ हुई ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने इसका गूगल पे सर्च किया, मिला नहीं, याद नहीं आया, फिर भी देखना आप, है ना। तो टोटल इसकी 200 से ज़्यादा बैठकें होगी, ठीक है। अब इसमें जो सदस्य देश है वो कौन कौन है, तो देखो सदस्य देशों को आपको याद रखना है। तो पहले तो भारत तो है याद एक। अब आप अमेरिका जो है ना, अमेरिका महाद्वीप आपको याद होगा, वहाँ पे 3 देश है। अमेरिका, ऊपर कनाडा, नीचे मेक्सिको। तो 3 हो गए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के। भारत हो गया और उसके अलावा 3 वो हो गए। इसमें देखो यूएसए हो गया, फिर यहाँ पे आपको, अब उसके अलावा देखो आप यूरोप वाले पे आओ। यूरोप में 4 देश जो है ना वो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, इटली और जर्मनी। तो 4 हो गए यूरोप के। अब भारत का पड़ोसी में चीन देख लो, चीन का पड़ोसी कोरिया और कोरिया का उधर पड़ोसी जापान। तो 3 ये एशिया, एक भारत का, एशिया के 4 मुख्य देश हो गए। अब आप देखो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के 2 देश प्रमुख देख लो, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अब आप आओ अफ्रीका पे, अफ्रीका जो है उस पे। तो अफ्रीका महाद्वीप में से दक्षिणी अफ्रीका आ जाएगा। फिर आप अब आओ अरब कंट्रीज़ पे। अरब कंट्रीज़ में सऊदी अरब और तुर्की दोनों हैं। अब आप आ जाओ भारत के पड़ोस में समुद्र में, तो इंडोनेशिया, ठीक है। तो अब देखो ये देश हो गए, यूके यानी ब्रिटेन हो गया, यूएसए, जापान, चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कोरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, और एक है, ये तो 19 है, और 20वां है EU यानी यूरोपियन यूनियन। तो इस प्रकार से जो है 19 तो देश और एक समूह है, 20 जो है इसमें सदस्य है। क्लियर, याद हो जाएंगे ग्रुप में बांट के। अब देखो G20 क्यों महत्वपूर्ण है कि विश्व के ये जो 20 देश है, 600-650 देशों में से, इन 20 देशों के पास विश्व की GDP जो सकल घरेलू उत्पाद है, यानी जो कुल आमदनी है विश्व की, उसकी 85% इन देशों के पास है। व्यापार 75%, आबादी 2/3 66%। वैसे देखा तो चीन और भारत दोनों ने बहुत सारी आबादी ले रखी है। G20 हो गया। अब Y20 अगर देखें तो Y20 क्या है, Y20। तो Y20 जो है ना, Y मतलब यूथ,
यूथ, ठीक है। तो वाई जो 20 है वो है यूथ समिट जो है ये कहाँ हुई, लेह में हुई, ठीक है ना। इसका आप याद रखना, ये जो है लेह में हुई। और कुछ खास बात में देख लीजिए, G20 का जो पिछला सम्मेलन हुआ था 2022 का, वो हुआ बाली इंडोनेशिया में हुआ था, और 23 का जो होगा वो दिल्ली में होगा 9 और 10 सितंबर को, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, ठीक है, निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी हाल ही में अमेरिका की यात्रा की। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, ये भी ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र जो यूएनओ है उसमें एक सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आयोग कमीशन, उसमें भारत 4 वर्ष हेतु सदस्य चुना गया है 2024 से 28 तक, याद रखना इस चीज़ को आप। अगली बात है इटली को लेकर, एक बहुत शानदार क्या, एक स्पेशल अजीब सा ही मतलब उन्होंने अधिनियम पारित किया, क्या, विदेशी भाषा पर प्रतिबंध लगा दिया है, और विशेषकर अंग्रेजी पर। तो अंग्रेजी वाले जो है ना, तो अब देख लो, हालांकि भारत की तो स्थितियाँ अलग हैं, अब इटली ने देखो किस प्रकार से। तो इटली ने आधिकारिक संचार में, यानी जो सरकारी जो संचार है, आधिकारिक संचार का मतलब जो टीवी चैनल वगैरह हो गए वो सब जो कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, उसमें विदेशी भाषा विशेषकर अंग्रेजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। जुर्माना भी खतरनाक रखा है, 1 लाख यूरो। और प्रधानमंत्री कौन है, जियोर्जिया मेलोनी। इटली की या इटली का, तो ये आप बताना कमेंट करके, महिला है कि पुरुष है। जियोर्जिया, जियो आपको याद रह जाएगा नाम। तो ये अब क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी भाषा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। एक चैट बोट, ये बहुत चल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत चलेगा। इसमें क्या होता है, एक रोबोट टाइप का है, मतलब रोबोट है मतलब कंप्यूटर में रोबोट है, यानी ऑटोमेटिक आपके जवाब देंगे। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो वैसे उसमें आप पूछेंगे तो वैसे जवाब देगा। आप कहोगे कि भी मेरा नाम ये, मेरे नाम पे एक कविता बना के दो, तो पोइम भी आ जाएगी वहाँ। तो सारा मैटर आता है टाइप होके। तो चैट बोट में एक तो है चैट GPT, ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है ना, जिसका विंडो MS वर्ड वगैरह है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया। तो पहला चैट बोट में रोबोट से हैं, चैट मतलब आप चैट करते हैं उसमें, जैसे व्हाट्सएप पे आता है ना कई बार ऑटो रिप्लाई व्हाट्सएप बिजनेस में, वैसे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पहला यानी फर्स्ट चैट बोट किसने जारी किया, इसने, क्या नाम था, चैट GPT। गूगल ने जो जारी किया है उसका नाम है BARD, और ये सबसे फास्ट है उससे भी, ठीक है। अब है नाटो के बारे में मामला चल ही रहा है, आपने अच्छे से पढ़ा कि रूस वाला भी जो उससे यूक्रेन से युद्ध है नाटो की वजह से ही हो रहा है, यूक्रेन उसमें शामिल होना चाह रहा था। अब नाटो में एक देश शामिल हो गया है, फिनलैंड। नोकिया कंपनी है वो फिनलैंड की है, ठीक है। तो फिनलैंड का बहुत सारा हिस्सा जो है वो रूस के टच होता है। तो उसने सोचा कि यूक्रेन पे हमला किया है, कल को क्या पता हमारे पर भी कर दे, तो उसने नाटो के साथ में मिल गया है वो। तो पूरा नाम है नॉर्थ, एन मतलब नॉर्थ यानी उत्तरी, अटलांटिक, ये क्या है, महासागर है। अटलांटिक जो है ना, एस की आकृति का महासागर, उसका ऊपर वाला हिस्सा, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, संधि संगठन। स्थापना हुई थी 1949 में। दूसरा जो विश्व युद्ध है ना, उसके बाद जो शीत युद्ध का दौर था, जिसमें अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी चल रही थी, उस समय ये गैर सरकारी है, यूएसए द्वारा समर्थित है। तब सदस्य 12 थे, अब हो गए हैं 31। महीने में अधिकतम दिन कितने होते हैं, 31। तो नाटो में भी कितने हैं, 31। पूछा जा सकता है कि 31वां सदस्य कौन, फिनलैंड अभी अप्रैल में बना है। हित क्या है इसके, रूस के विरुद्ध मोर्चा। और रूस ने उस समय शायद 1955 के दौरान वारसा नाम का ग्रुप भी तैयार किया था, जिसमें वो USSR था, सोवियत रशिया था, एक संधि तैयार की थी नाटो के खिलाफ। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में कुछ और वन लाइनर देख लेते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा सेना के ऊपर खर्च किसने किया, तो आप पहला तो अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका ने किया, वही है भाई बहुत पैसे वाला सेना पे लगाने वाला। तो 1 नंबर अमेरिका यानी USA, 2 नंबर चीन, 3 नंबर रूस, और चौथा भारत, और 5वां सऊदी अरब। ये जो चिन्ह है ना, इसका मतलब होता है इससे ये कम, इससे ये कम। गणित वालों के तो ये दिन रात का काम है, आर्ट वालों की दिक्कत होती है याद रखना। तो इसका एक
तरीका भी है। जैसे ये है ना, चीन से ये ज़्यादा बड़ा है, मतलब 2 अंगुलियां इसकी तरफ है ऐसे। ये रूस से ये ज़्यादा खर्च किया है इसने, दो इधर है, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, भारत ने जो है 5.25 लाख करोड़ रुपए सैन्य व्यय में बढ़ोतरी की, उसमें खर्च किया। तो भारत का चौथा स्थान है, भारत से ज़्यादा रूस ने, रूस से ज़्यादा चीन ने और सबसे ज़्यादा अमेरिका ने। ठीक है, अब भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर, बहुत ही बुलंद फौलादी इरादों के व्यक्ति है। ने लैटिन अमेरिका कौन सा है? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उन दोनों महाद्वीपों के बीच में जहाँ वो मिलते हैं, वहाँ पे जो देश है छोटे छोटे द्वीप समूह टाइप के, उनको लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों का दौरा किया, जिसमें गुयाना, पनामा जल संधि भी है ना उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में, कोलंबिया और डोमिनियन गणराज्य। ठीक है, तो गुयाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनियन गणराज्य। इसकी ट्रिक मैंने बनाई नहीं, आप बना लेना। इसके अलावा इन्होंने कुछ समय बाद अफ्रीका महाद्वीप में भी युगांडा और मोजाम्बिक देशों की यात्रा भी की। मोजाम्बिक में भारत ने एक पुल भी बनाया है। नेपाल की बात करें, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है, पूरे विश्व के भ्रमण पे निकले हुए हैं, तो अब नेपाल की बात कर लेते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड है ना। अभी तो तूफानों का दौर है, प्रचंड, तो नाम भी इनका प्रचंड। और आज न्यूज़पेपर में आया है, कल यानी 29 मई को ये भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल, कहाँ के? नेपाल के। ठीक है, इन्होंने भी हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। बुज्जी देखो, एक तो होता है बीजी, कहते हैं क्या है कि भाई बीजी बहुत आजकल है ना, तो बीजी, तो बुज्जी याद रख लो, बुज्जी। वैसे बुज्जी जो है ना, हमारी साइड में, शेखावाटी में, हमारे साइड में बुज्जी किसे कहते हैं? मारवाड़ी में जो ग्वार की फली होती है उसको, जैसे मतलब उसकी बनाते हैं बुज्जी, बहुत शानदार बनती है, उसमें वो छौंक वगैरह लगा के खाई होगी आपने बुज्जी। तो ये बुज्जी ब्रिज। ठीक है, तो मोजाम्बिक, अब आप ऐसे ट्रिक मत बना लेना कि बुज्जी है मोजे में डाल दी, या बुज्जी खाते मौज बना दी, कैसे भी जोड़ लो। तो मोजाम्बिक में 132 किलोमीटर लंबा बुज्जी ब्रिज बनाया है। अब आपके ये भी आ सकता है कि देखो, वहाँ मोजाम्बिक में भारत पैसे खर्च कर रहा है और यहाँ इंडिया में कई सड़कें टूटी हुई पड़ी है। तो ये तो होता है दोस्तों, कहीं जाते हैं फंक्शन में, शादी ब्याह में, तो वहाँ एकदम चकाचक होके नई ड्रेस पहन के जानी पड़ती है, घर पे भले फटी हुई बनियानी पहने। तो ऐसी स्थितियाँ होती है विदेशों में भी कुछ राख रखने के लिए। अब है ओल्की लुओटो। ठीक है, अभी तो ओट्टा इसलिए याद आता है कि आंधियों का मौसम है तो ओट्टा लेना पड़ता है। तो 3 ये क्या है? फिनलैंड। ये कौन सा? जो नाटो में मिला वो फिनलैंड। उसमें स्थापित यूरोप का सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर, यानी फिनलैंड ने परमाणु रिएक्टर बनाया है जो विश्व का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, 1600 मेगावाट क्षमता का। और क्या नाम है उसका? ओल्की लुओटो, यानी जो है ऑटो ज़बरदस्त लिया है ना। अब पड़ोसी देश भूटान की बात करें, राजधानी है थिम्पू। नरेश मतलब वहाँ राजा जो है वो है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग, है ना, कितना छोटा सा प्यारा सा नाम है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुंग। ठीक है, तो ये जो है ये भारत यात्रा पर आए थे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ध्यान रखना भारतीय मूल के हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, ये कौन है? बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुप्पू। ठीक है, जबकि प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, सऊदी अरब की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन जो चाइना द्वारा समर्थित है, इसका जो है ये, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है इसमें जल शक्ति अभियान। क्या है ये जल शक्ति अभियान? तो जल शक्ति यानी जल में शक्ति है और जल को बचा के रखना है, मेन बात यही है। JSA जल शक्ति अभियान 2019 में प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य है जल संरक्षण और रिचार्ज का मतलब मोबाइल वाला रिचार्ज नहीं, जो
स्रोत है भूमिगत ज़मीन के, जैसे मान लो उस जो पानी व्यर्थ जाता है उसको कोई ज़मीन के अंदर उसको पहुंचाया जाए या फिर बारिश के पानी का उपयोग करके उसको इकट्ठा किया जाए। जल शक्ति अभियान में अभी नया क्या जोड़ा है, कैच द रेन, यानी बारिश को पकड़ो 2023, कैच द रेन 2023। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है और थीम है इसकी, इस अभियान की इस बार की, पीने के पानी के लिए स्रोत स्थिरता, यानी पीने का जो पानी है उसके ऊपर हम नया निर्भर रह के उसको स्रोत रखें। जैसे हमारी साइड में ये सिस्टम है, हम ये करते हैं कि बारिश आती है तो जितनी बार भी आती है वो 4-5 बार बढ़िया बारिश आती है, तो पहली बारिश को तो जाने देते हैं कि भाई आसमान साफ़ हो जाए, छत साफ़ हो जाए। उसके बाद में छत को हर बार साफ़ करते हैं बारिश आने से पहले 2-4 मिनट। फिर उस पानी को कुंड बोलते हैं, उसमें बड़ा कमरे जितनी जगह होती है ज़मीन के अंदर उसमें हम इकट्ठा करते हैं और बारिश का शानदार मीठा पानी वो पैक रहता है। आजकल तो हेडपम्प भी लगा लिया है, तो क्या सिस्टम है कि कोई वो ख़राब नहीं होता, तो वो आराम से 1 साल उस पानी को पियो, 2 साल पियो, इतने में अगले साल और फिर भर जाता है। तो बहुत ही शानदार सोर्स है ये। तो पीने के पानी के लिए स्रोत, अब राजस्थान में तो देखो वैसे ही ये है ही, अब कई जगह अच्छी बारिश होती है ना, वहाँ भी पीने के पानी की कई बार दिक्कत आ जाती है, बाढ़ आती है तो ही, क्योंकि बाढ़ वाला तो पिया नहीं जाएगा, नदी वाला वो सीधा जो रास्ते में आ गया वो, तो पीने के पानी का ज़रूरी है। JSA CTR कैच द रेन 2023 की गतिविधियाँ क्या रहेगा इसमें, जल संरक्षण, ठीक है, वर्षा जल संचयन, यानी जल को बचाना, वर्षा जल को इकट्ठा करना, जल निकायों की गणना करना, सूचिंग करना, भू टैगिंग करना कि भी तालाब है, बावड़ी है, कहाँ क्या है, वैज्ञानिक विधियों से संरक्षण करना, जल शक्ति केंद्रों की स्थापना करना, जिला स्तर के ऊपर जल शक्ति केंद्र जो जानकारी देंगे योजना वगैरह, सघन वनीकरण हो और जन जागरूकता हो। ये इस प्रकार से दोस्तों अगर आप मुख्य परीक्षा दे रहे हैं RS वगैरह की भी या देंगे इन फ्यूचर, तो भी ये चीज़ें आपके काम की है कुछ, ये नोट्स जो है ना वो। अब है आम पोखरी, पोखरी आप जानते हैं पोखर तालाब को कहते हैं, तो ये ओडिशा के शहरी जल निकायों हेतु चलाया गया अभियान है। आगे हम देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, तो टाइगर का तो आपने पता ही है कि बाहर से मंगवाए हैं टाइगर, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, 1972 में वन अधिनियम बना था और 73 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था और 2023 में उस बात को 50 साल पूरे हो गए। तो 50 साल की याद में उत्सव मनाया गया। मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में मोदी जी ऐसे उत्सवों का उद्घाटन करते ही आपको पता ही है, तो उद्घाटन किया और भारत में बाघों की संख्या वर्तमान में 3167 है, 200 पिछले 4 सालों में बाघ बढ़े हैं। और 1973 में 9 टाइगर प्रोजेक्ट थे, जैसे अपने सरिस्का वगैरह होते हैं ना वैसे, और 18,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में थे। 2023 में 53 टाइगर प्रोजेक्ट हो गए हैं, यानी काफ़ी गुना बढ़ गए हैं और लगभग 75,000 किलोमीटर क्षेत्रफल में कुल फैले हुए हैं। चित्तों की बात और कर लेते हैं। चित्ते मंगाए हैं भाई, अभी आपको पता ही है, एक तो मंगाए नामीबिया से और एक मंगाए दक्षिणी अफ्रीका से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से साफ ही दिख रहा होगा आपको। तो ये एक पेज थोड़ा सा कम साफ है फोटो के इसलिए मेरा। नामीबिया से सितंबर में मंगाए थे, ध्यान रखना, थोड़ा समय भी याद रखना, सितंबर 2022 में मंगाए थे, यानी 7-8 महीने हो गए। और 8 चित्ते मंगाए थे, 8 चित्ते। और अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, नीचे नीचे दक्षिणी अफ्रीका, तो वहाँ से जनवरी 2023 नए साल पे 1 दर्जन 12 चित्ते मंगाए थे, 12-8 20 चित्ते हो गए हैं कुल। कहाँ शिफ्ट किया गया है, कुन्नो, कुन्नो नेशनल पार्क है। कभी कुन्न शिफ्ट कराया मारोड़ में, कुन्न कुन्नो कुन्न रखा, कुन्नो में रखा, तो MP में है, ठीक है। चित्तों के नाम भी चेंज किए हैं, वहाँ जो नाम थे ना वो तो उधर के नाम थे। तो जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लें कि भाई ज्वाला, शौर्य, धात्री, गौरव ये क्या है, तो ये मिसाइल, ठीक है, चित्ते, हाथी, तो आप ध्यान रखना चित्ते, आशा, पवन, ज्वाला, शौर्य, धात्री, गौरव नामीबिया वाले, अफ्रीका वाले दक्षा, निर्वाह, वायु, अग्नि, तेजस, प्रभा, सूरज, वीरा आदि। तो इनको रटना नहीं है, बस एक बार पढ़ते अनुमान लग जाएगा, पहचान लोगे, इतनी मेमोरी तो है, मुझे भरोसा है आप पे। IBCA, हाँ दोस्तों एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दूँ,
राजस्थान की कला संस्कृति जो है, आप विद्यार्थियों से विमर्श हुआ, कम्युनिटी पे पूछा, तो आपकी तरफ से रेस्पॉन्स आया अच्छा। तो राजस्थान कला संस्कृति कंप्लीट ट्रिक के साथ में जो है वो क्लासेज आपको मिलेगी यस गुरु एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप यस गुरु लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेवें और जो है वहाँ पर आप राजस्थान की कला संस्कृति की क्लासेज, क्योंकि कला संस्कृति हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सवाल, और 15-20 टॉपिक है। तो अगर एक बार आपने पढ़ ली ना, फिर वो आपका काम होता रहेगा। तो उसमें आपको वहाँ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, कुछ PDF वगैरह भी उनकी आपको मिलेगी पैनल की, यहाँ से आप नोट बना सकते हो, नोट्स कर सकते हो। और यस गुरु के ऊपर बाकी टेस्ट सीरीज भी, जैसे आर्थिक समीक्षा है, बजट है, करंट अफेयर है, उसके अलावा स्कूल लेक्चरर के लिए साइको वगैरह है, उन सब की भी अवेलेबल है। ठीक है। और अब है इनकी सुरक्षा संरक्षण के प्रयास। नेपाल संस्थापक सदस्य है, किसका? नेपाल जो है ना, इसका संस्थापक सदस्य है ये। हाँ, हम यहीं से चल रहे थे। IBCA, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। बिग कैट, बिल्ली। अब ये बिल्ली प्रजाति के तो है, चित्ता, तेंदुआ और उसके अलावा जैसे जगुआर, ये सब। शेर इसमें कैसे शामिल कर लिया पता नहीं। तो PM मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है। जैसे सोलर अलायंस बनाया था ना, वैसे ही अब ये बनाया है। तो मैसूर विश्वविद्यालय में उसी प्रोग्राम में चितौवाड़े में 7 बिग कैट की प्रजातियां, जिसमें शेर, बाघ, चित्ता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ मतलब पहाड़ी इलाके वाला, सफ़ेद कलर का होता है। प्यूमा और पता नहीं कैसा जानवर होता है। और जगुआर तो ये टाइगर जैसा तेंदुआ सा। चित्ता ऐसे थोड़ा तेंदुआ पतला, थोड़ा लंबा होता है, इस टाइप से। तो इनको संरक्षण और सुरक्षा के प्रयास होंगे IBCA के तहत। नेपाल इसका संस्थापक सदस्य है IBCA का, यानी जो बिल्ली वाला रहा ना, ये इसका। अब भारत में जैव विविधता की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, कितने प्रकार के जीव जो है, बहुत सारे प्रकार के हैं जीव जंतु। तो विश्व की 8% जैव विविधता भारत में है। विश्व के सबसे ज़्यादा हाथी अपने पास है, 30,000। एक सींग वाले गेंडे सबसे ज़्यादा अपने पास है। ठीक है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ है? काजीरंगा जो है ना, असम वाला अभयारण्य, वहाँ पे। एशियाई शेर, वो दाढ़ी वाला बब्बर शेर, तो सामान्यतः पटाखे की लड़ी पे आप देखते हो, और भी आपने देखा होगा। तो एकमात्र भारत में ही है ये गिर जो अभयारण्य है, जो कि कहाँ पर? गुजरात में है। रामसर साइट, ईरान में एक समझौता हुआ था रामसर, उसमें जो वेटलैंड, नम भूमि, जैसे सांबर वाला, अपने घना वाला, तो वैसे जो है ना राजस्थान में तो 2 है, और भारत में अभी नए 11 बने थे पिछले साल, तो कुल 75 है, याद रखना। 75 अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत तो वो वन क्षेत्र में वृद्धि 2200 वर्ग किलोमीटर में हुई है पिछले 2 सालों में। हर 2 साल से होती है गणना, तो 2200 किलोमीटर की वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब है वाटर मेट्रो। मतलब देखो, मेट्रो सड़क के ऊपर चलती है, पुलों पे, ज़मीन के अंदर चलती है, पानी में भी मेट्रो चलेगी, स्पीड से चलेगी। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में देश की पहली, कहाँ पर? केरल में, कोच्चि में वाटर मेट्रो चलेगी, और उद्घाटन तो करने के लिए वक्त निकाला मोदी जी ने। ठीक है। अब है वंदे भारत एक्सप्रेस। ये ट्रेन है एक्सप्रेस, जो बाकी ट्रेनें हैं ना उनसे थोड़ी स्पीड से चलती है, सुविधाएं हैं, लग्जरी सुविधाएं हैं। तो ये वंदे भारत नाम से पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में फरवरी 2019 में चली थी। राजस्थान की पूछें तो भी हाल ही में चली थी। दिल्ली कंटोनमेंट से अजमेर तक चली अप्रैल 2023। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेमी हाई स्पीड यानी मीडियम 160 के आसपास मेड इन इंडिया मोड पर बनी हुई ट्रेन है। अब है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट का मतलब, वैसे वाइब्रेंट होता है ना, वाइब्रेंट मोबाइल होता है, यानी कि किसी चीज़ को वापस तैयार करना सही ढंग से उसको। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की भी तू है ना, याद रखना ये। तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के गांव
किबितु से इसका शुभारंभ किया, याद रखना किबितु, है ना, क्या बताएं, हैं ऐसे तो याद रखना किबितु। इस प्रोग्राम में अरुणाचल प्रदेश, याद रखो ये सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के देखो पास में ही है, फिर उधर पास में यानी वो हिमालय वाले राज्य, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में लद्दाख के लगभग 2967 गांव है, तो लगभग 3000 मैंने लिखे हैं कि गांव शामिल है, यानी विलेज है ना, गांव। कौन से राज्यों के? अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल और लद्दाख, उनके 3000 गांव। क्या होगा इन गांवों के साथ? इन गांवों के विकास का कार्यक्रम रखा गया है। उद्देश्य क्या क्या है? गांव से पलायन को रोकना। गांव से लोग जाते हैं शहर में, क्यों? क्योंकि शहरों में सुविधाएं हैं। पर्यटन को बढ़ावा देना, शहरों जैसी आधारभूत सुविधा, बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब। स्थानीय भाषा और संस्कृति है उसको संरक्षण देना, जैसे अब इटली ने कर दिया ना रूल कि इटालियन को अपनाओ, तो वैसे। और वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है कि लोगों को, सभी लोगों को शामिल करना सुविधाओं में और आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहन देना। तो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्य है। आसाम, असम की बात करें, गवर्नर गुलाब चंद कटारिया अभी बना के भेजे गए थे कुछ समय पहले ही, और मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, राजधानी है दिसपुर। अभी मोदी जी गए थे वहाँ, गुवाहाटी में सरुस जई स्टेडियम में 10,000 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं, बिजली की, पानी की, एम्स वगैरह का उद्घाटन किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, राजधानी दिसपुर है, न्यायालय गुवाहाटी में है, जिसमें पहले 7 राज्य थे, अब बाकी राज्यों में भी अलग बन गया है, इसलिए अब उसमें अब 3 ही बचे हैं। तो प्लेटिनम जुबली इसने मनाई है, 75 वर्ष, 1948 में स्थापना हुई थी। तो समारोह का आयोजन हुआ और अब इसके क्षेत्राधिकार में आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल 4 जो है वो है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023, अंतरिक्ष को लेकर भी नीति जारी की है। अब देखो सरकार ये चाहती है, जैसे अमेरिका में हो रहा है ना, अमेरिका में नासा है, मगर जो वो है ना ये ट्विटर वाला जो मालिक है, वो क्या नाम है उनका, तो उन्होंने अपनी एक नई कंपनी भी बना रखी है ना, स्पेस एक्स, ठीक है। तो वो अब नए नए कर रही है, सफल भी कर रही है अभियान। तो वैसे भारत भी चाहता है, सरकार चाहती है कि यहाँ भी निजी क्षेत्र आए, लोगों के पास नए नए आइडिया है, यूथ के पास, वो अपना कई कंपनी स्थापित करें, आगे बढ़ें, अंतरिक्ष में अनुसंधान करें। तो अंतरिक्ष नीति के उद्देश्य क्या क्या है? अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना, यानी अंतरिक्ष विभाग है ना, उसकी भूमिका। इसरो है, उसकी भूमिका भी तय करना कि क्या काम इसरो को करना है, क्या उसको करना है। अनुसंधान, रिसर्च करना, स्टार्टअप, कोई नया बिजनेस करें, शिक्षा को प्रोत्साहन। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनी की भागीदारी बढ़ाना। NSIL द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों, यानी मेन बात क्या है, निजी क्षेत्र की कंपनियों को, जैसे रॉकेट है, उपग्रह है, प्रक्षेपण यान है, वो बनाएं, प्रोत्साहित करें कि भाई बनाओ, लोन वोन दो उनको। NSIL क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड अंतरिक्ष जो विभाग है उसके तहत सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी है, उपक्रम है। 2019 में स्थापना हुई थी। याद हो रहा है या मिक्स हो रहा है? अभी रिवीजन और कराएंगे, हो जाएगा याद। महाराष्ट्र में लीगो, लीगो क्या है? लीगो है हिंगोली, महाराष्ट्र में एक जगह है, वहाँ पर लीगो। एल का मतलब लेजर, लेजर आते हैं लाइट, लेजर लाइट। आई का मतलब इंटरफेरोमीटर, इंटरफेरोमीटर। जी मतलब वो ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण, तो ग्रेविटेशनल वेव। और ओ का मतलब ऑब्जर्वेटरी, मतलब उसका निगरानी रखने वाली। तो ग्रेविटी जो है, अंतरिक्ष से जो किरणें आती है उनका ये करेगी। वेधशाला है ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। ये अपना चैनल है जिस पे आप बने हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेवें। और अवनि और व्योम क्या है? अवनि यानी धरती, व्योम यानी आकाश। तो ये मादा है, ये नर है, 2 छोटे छोटे शावक है, सफ़ेद कलर के बाघ है, बहुत ही प्यारे से, क्यूट से, नन्हे से। तो सफ़ेद शावक है जिनको दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में रखे गए हैं, छोड़े गए हैं, स्थापित तो क्या रखे गए हैं? कौन?
किन के द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र। देखो सारे परिवर्तन भू पर ही होते हैं ना, जमीन पर, धरती माता पर, तो याद रह जाएगा आपको भूपेंद्र, पर्यावरण, वन, जलवायु। G20 का पार्क, G20 तो अभी चल रहा है ना, साल भर इसका अच्छा खासा प्रचार प्रसार और सब होगा, भारतीय संस्कृति से रूबरू होंगे। तो G20 का पार्क भी बना दिया है, दिल्ली में बन रहा है। G20 देशों के जो राष्ट्रीय पशु है ना सभी के, और पक्षी है कोई पशु पक्षी, उनकी मूर्तियां वहाँ लगेगी और पर्यटक देखेंगे, आनंद लेंगे। तो 100 रुपये का सिक्का, मोदी जी आपको पता ही है, मन की बात कहते हैं रेडियो के ऊपर, रविवार को कार्यक्रम आता है। क्या आपने कभी एक भी सुनी है क्या? रेडियो ने तो हम मोबाइल में लिखेंगे, यूट्यूब पे लिखेंगे, AIR न्यूज़ पे लिखेंगे तो भी मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं दोस्तों, बड़ी बात होती है वैसे। सप्ताह में 1, महीने में 4 और साल में 48, यानी लगभग 2 साल, और जरूरी नहीं हर सप्ताह हो पाए। तो 100 एपिसोड इसके पूरे हो गए हैं, इसके उपलक्ष्य में ये चलाया है। संविधान का डोगरी भाषा, बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी, ये शायद 2002 पता नहीं कब, 92 या ऐसे 1992 से कुछ, उनको जो 4 भाषाएं थी, पहले 18 थी, 22 हो गई, तो दिया गया था। तो डोगरी भाषा कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। तो जम्मू डोगरी भाषा में संविधान का संस्करण कहाँ? जम्मू विश्वविद्यालय में जो है इसका रखा गया है। IIT मद्रास का जलवा इतना है कि अब विदेशों में भी इसकी ब्रांच स्थापित हुई है। जंजीबार और तंजानिया जो है वहाँ पर इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया गया है। ठीक है, अब रिवीजन कर लें थोड़ा सा। देखो नहीं तो क्या है, मिक्स हो जाएगा, आप भूल जाओगे, बंद कर दोगे, चले जाओगे। ठीक है, टेलीग्राम पर PDF भेज दी गई है। देखो पहले हमने पढ़ा G20, भारत इसका अध्यक्ष है। अगले साल या दिल्ली में इसका सम्मेलन होगा। 100 से ज़्यादा इसके बैठकें हो गई, 41 शहरों में हो गई, 100वीं वाराणसी में हुई। G20 में 20 देश है, 19 तो देश और एक वो जो EU है वो। अमेरिका के 3 हो गए, दक्षिण अमेरिका के 2 हो गए, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। अफ्रीका का 1 हो गया, अरब कंट्रीज़ के 2 हो गए, सऊदी अरब, तुर्किया। भारत हो गया, भारत का उधर पड़ोसी इंडोनेशिया हो गया दक्षिण की ओर। उत्तर की ओर देखें तो चीन है, जापान है, कोरिया है। यूरोप के देखें तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली है। तो इस प्रकार से जो इसके 20 सदस्य हैं, और इसकी जो वो वाई मतलब युवा वाला हो गया। और उसके बाद में निर्मला जी अभी गए अमेरिका, और अपने जो विदेश मंत्री है वो कुछ अफ्रीकी देश गए थे, और दक्षिण अफ्रीका वो जो कौन से देश है, कैरेबियन, वहाँ भी गए। और सांख्यिकी आयोग में भारत सदस्य बना है। इटली ने अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। चैट GPT BRD क्या है, ये चैट बोट है। नाटो के 31 सदस्य हो गए हैं, फिनलैंड सहित। और इसके बाद में सैन्य व्यय सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, भारत चौथा स्थान है। और S जयशंकर गए थे गुयाना, पनामा, कोलंबिया, युगांडा, मोजाम्बिक, डोमिनियन। नेपाल के PM पुष्प कमल है जो भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। और राष्ट्रपति रामचंद्र है। बुज्जी भारत ने बनाया है मोजाम्बिक में, बुज्जी ब्रिज बना दिया, बुज्जी खाई मौज हो गई। ठीक है, ओल की ओटोलो, ठीक है, फिनलैंड में परमाणु संयंत्र है। भूटान के नरेश भारत यात्रा पे आए थे। ऋषि सुनक ब्रिटेन के हैं। साबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के। ठीक है, सऊदी अरब संघाई का बन गया। जल शक्ति अभियान है, इसमें कैच द रेन कर दिया, 19 में चलाया था, 23 में कैच द रेन थीम, पीने के पानी वाला। ठीक है, अभियान में वही है, जल संरक्षण, जल बचाना। 150 संकटग्रस्त जिलों की पहचान हुई है। पोखरी अभियान उड़ीसा का है। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो गए, 73 से 23 में जोड़ लो, गिन लो। मैसूर में प्रोग्राम हुआ, अब 53 है टाइगर प्रोजेक्ट। और चित्तों का आयात अभी मंगाए थे, आपको पता ही है, खर्चा लगा था नामीबिया और अफ्रीका से। पहले नामीबिया से, फिर अफ्रीका से। 12 और 8 20, 8 और 12 ये चित्तों के नाम है। आशा, पवन और वायु और अग्निर। ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट, मतलब 7 वो बिग कैट है जिसमें शेर भी है, बाकी वो चित्ते वेते के प्रकार है। तो ये बना लिया है मोदी जी ने। ठीक है, नेपाल भी सदस्य बन गया है इसका। जैव विविधता में अपने पास में हाथी, गेंडा, शेर खूब है, कोई चिंता वाली बात है नहीं। रामसर साइट 75 हो गई है। और वाटर मेट्रो केरल में कोच्चि में चल गई है। वंदे भारत पहली दिल्ली वाराणसी, राजस्थान की दिल्ली अजमेर। और वाइब्रेंट विलेज की B2, ठीक है। और इसमें ये जो है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पास में चल दो, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख, तो वहाँ पे जो गांव है उनके विकास के लिए योजना है।
और असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया, सीएम हेमंत बिस्वा। मोदी जी ने गुवाहाटी में योजनाएं की, एम्स और गुवाहाटी उच्च न्यायालय को 75 साल हो गए। अंतरिक्ष नीति में प्राइवेट क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, NSIL ये है ही, लिगो महाराष्ट्र में होगा, अवनी व्योम वो बच्चे हैं, G20 का पार्क दिल्ली में है, 100 रुपये का सिक्का मोदी जी ने ला ही दिया, 2000 का नोट बंद कर दिया। ठीक है, और डोगरी भाषा जो है वो जम्मू कश्मीर की है, वहाँ संविधान का बना है। कैसा लगे क्लास? मुझे तो पढ़ाने में आनंद आया, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। और अब पार्ट 2 जो है ना 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। कुल 5 पार्ट में 1 महीने का करंट अफेयर हम कवर कर लेंगे, और करंट अफेयर की क्लास सप्ताह में 2 क्लास आपको मिलेगी, ऐसी मैं जो है खुद से उम्मीद करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास हम देख रहे हैं, और ये जो क्लास है वो आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे RPSC का हो, RSM SSB का हो, या फिर कोई सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी है। हम आर्थिक परिदृश्य देखेंगे, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष परिदृश्य देखेंगे, उसके अलावा खेल जगत है और पुरस्कार। तो मई महीने का जो है करंट अफेयर हम कर रहे थे, उसका ये पार्ट 2 है। तो आर्थिक परिदृश्य में विदेश व्यापार नीति जो है ये सरकार ने जारी की है, नई नीति जो है जारी की है 2023 में। तो ये सामान्यतः क्या होता है कि 5 साल के लिए जो है जारी की जाती है। तो 23 है, 24, 25, 26, 27, 28, 5 साल के लिए। इससे जो पिछली जो नीति थी वो 2015 से 20 5 साल के लिए जारी की गई थी, और 3 साल जो है उसका एक्सटेंशन किया था, उसको आगे बढ़ाया था। और विदेश व्यापार नीति नाम से ही आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि विदेश का जो व्यापार है, तो पहली बात कि निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम हो, व्यापार जो घाटा है तो वो कम हो। और उसके अलावा जैसे आजकल आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप है, फिर MSME है, इन सब की वृद्धि हो, और कुछ और जो योजनाएं हैं उन सब के बारे में। तो 1 अप्रैल 2023 नए वित्तीय वर्ष को जो है ये लागू की गई, और अवधि 5 वर्ष है। अब लक्ष्य जो है, लक्ष्य पे आप नज़र डाल लीजिए, अंग्रेजी में इसको FTP, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति। तो इसमें देखो लक्ष्य में एक तो निर्यात संवर्धन, कि भी निर्यात जो है वो बढ़ाना और उसको सुगम करना, आसान करना। दूसरी चीज़ है व्यवसाय करने की सुगमता। कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहे, काम करना चाहे, चाहे विदेश का हो चाहे भारत का हो, तो उसको जैसे सिंगल खिड़की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, कारोबार लागत में कमी और पहल, सारा काम आजकल ऑनलाइन हो रहा है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब करवा सकते हैं। MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, इनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो उसको 50 से 60% कम करना, ये जो है विदेश व्यापार नीति है, इसके लक्ष्य है। ये आपके कहाँ काम आएगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि कब बनाई गई? 2023, अवधि क्या है? 5 साल है। कौन सा इनमें से इसका लक्ष्य नहीं है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, या फिर जैसे यहाँ तक कि मुख्य परीक्षा है जैसे RS, उसमें भी ये चीज़ें जो है आप काम में ले सकते हो, क्वेश्चन आ सकता है। आर्थिक परिदृश्य है, आप इसको समझेंगे तो अर्थव्यवस्था की समझ आपकी विकसित होगी। भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, कुछ देशों ने भारतीय रुपए में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जैसे मलेशिया है, वहाँ पर व्यापार की स्वीकृति मिल रही है। तो डॉलर की तरह ही भारतीय जो मुद्रा है, रुपया है, उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान बन रही है। कुछ शहर है जिनको निर्यात उत्कृष्टता शहर बनाया गया है, जिसमें 39 तो पहले थे, 4 अभी और घोषणा की है, तो 39 और 4 43। ठीक है, तो इन शहरों को नयों वालों में वाराणसी तो अब हर चीज़ में नाम आ ही रहा है। जैसे G20 की कृषि जो प्रमुखों की बैठक हुई वाराणसी में हुई, तो फरीदाबाद, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर 4 नए शहर हैं और 39 पहले के हैं। इनको उत्कृष्ट शहर निर्यात के मामले में बनाया जाएगा। 2500 करोड़ खर्च करने की योजना है ये। इस योजना के ऊपर 2030 तक $2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य। कुल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना है याद आ रहा होगा आपको, 5 ट्रिलियन का है शायद, तो 2 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य जो है वो, और 2024 तक का था वो 5 ट्रिलियन का। कॉमर्स आजकल आपको पता है ऑनलाइन आप सामान मंगवाते हैं, तो उसको विवेकपूर्ण बनाना, जिलों को निर्यात हब, डिस्ट्रिक्ट
एक्सपोर्ट हब के रूप में बनाना और ईच वन टीच वन, यानी सभी को, ऐसे जो व्यवसायी है, व्यापारी है, उनको प्रशिक्षण देना, स्टार्टअप वगैरह है वो। तो ये सारे किसके लक्ष्य है? नई व्यापार नीति, विदेश व्यापार नीति FTF के लक्ष्य है। उड़ान, अब उड़ान से पता चल रहा है उड़ान है मतलब हवाई जहाज का सफ़र है। उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक 5.0, यानी कि देश का आम नागरिक उड़े। कैसे उड़ेगा? ऐसे हवा में बातें करके नहीं उड़ के, बल्कि हवाई जहाज में बैठ के उड़े। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने कभी हवाई सफ़र किया है तो। मुझे तो 2-1 साल पहले मौका मिला था, बेंगलोर का किया था, जयपुर से बेंगलोर। तो आप भी इसका अनुभव लिया है क्या? तो आम नागरिक कैसे उड़ सकता है? एक तो हवाई यात्रा सस्ती हो और एक उपलब्ध हो, मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में। इसका फ़ायदा भी होता है, सुरक्षा की दृष्टि से भी अगर कुछ हवाई पट्टियाँ वगैरह बनी हो तो फ़ायदा भी होगा। तो उड़े देश का आम नागरिक, ये तो उड़ान का नाम है। 5.0 यानी 5वीं ये इसका चरण है। और दूर दराज के इलाकों में हवाई कनेक्टिविटी और संपर्क स्थापित करना। 20 से लेकर 80 सीटें और 80 प्लस सीटें, 2 श्रेणियों के हवाई जहाज इसमें होंगे। 600 किलोमीटर की सीमा जो है इसमें अधिकतम रखी गई है उड़ान के लिए। और पूर्व निर्धारित रूट नहीं होगा, एक रूट पर एक ही बार एक एयरलाइन जाएगा, क्योंकि सभी एक पे जाएंगे तो इतना फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जो कुछ भी रहा इसमें आपको उड़ान का नाम ज़रूर आपको याद रखना है। कुछ और फैक्ट देख लें। वर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात 770 अरब US यानी अमेरिकी डॉलर रहा। 770 अरब। USA की विमानन सुरक्षा नियामक एक कंपनी है, कोई संस्थान, उसके अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से विमानन सुरक्षा मूल्यांकन, यानी हवाई जहाज का सफ़र वगैरह कितना सुरक्षित है और है, उसके मामले में भारत का श्रेणी फर्स्ट में जो दर्जा था वो बरकरार है। भारत और मलेशिया, याद रखना, भारत और मलेशिया के बीच में भारतीय मुद्रा में यानी रुपए में व्यापार करने का समझौता हुआ है। वोस्ट्रो खाता जो है वो खोला गया है। तो किस देश के साथ में हाल ही में पूछें तो मलेशिया आपको याद रखना है। अब आती है बात नवरत्न कंपनियों की। नवरत्न का नाम आता है तो या तो आप जैसे कोई दोस्त वगैरह का नाम याद आता है, या फिर नवरत्न ठंडा ठंडा कूल तेल का नाम याद आता है। नवरत्न में क्या है कि 9 बड़ी कंपनियां थी, अब उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, अब 13 हो गई है। तो नवरत्न 13, ठीक है, 13 याद रखना है ना, 13 नवरत्न। अब ये क्या है, इसके लिए शर्तें और इनका फ़ायदा क्या है। तो पहली बात, जो मिनी रत्न है वही नवरत्न होगी। पिछले 5 साल का उसका रिकॉर्ड भी देखा जाता है, उसका टर्नओवर भी देखा जाता है, उसकी रेटिंग देखी जाती है। और फ़ायदा ये है तो ये सरकारी कंपनियाँ, सरकारी का मतलब सार्वजनिक, पब्लिक सेक्टर या सरकारी सार्वजनिक एक ही बात है। तो ये बड़ी कंपनियां हैं और ये खुद बिना सरकार की अनुमति के, इनको इतनी आज़ादी है, मतलब इनके डायरेक्टर्स वगैरह को, और 4 स्वतंत्र डायरेक्टर होते हैं। तो इसमें क्या है कि ये 1000 करोड़ तक का निवेश बिना कोई अनुमति की स्वयं अपने विवेक से भी कर सकते हैं। तो नवरत्न कंपनियां कुल कितनी हो गई है? 13। 13वीं कौन सी है जो भी हाल ही में बनी है? रेल विकास निगम। रेल विकास निगम क्या है? रेलवे मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। और सार्वजनिक यानी सरकारी पब्लिक सेक्टर। शर्तें क्या है भाई नवरत्न के लिए? तो नवरत्न के लिए 4 स्वतंत्र निदेशक। देखो नवरत्न 9 है ना, तो पहले 4 की संख्या फिर 5 की संख्या। 4 स्वतंत्र डायरेक्टर हो, मिनी रत्न का उसको दर्जा मिला हुआ हो। मिनी रत्न से छोटी है तभी तो नवरत्न बनेगी। और पिछले 5 सालों में उत्कृष्ट रेटिंग हो, नेटवर्थ, शुद्ध लाभ, उत्पादन लागत, सेवा लागत आदि में उसका स्कोर अच्छा हो, 60 प्लस हो, वो 100 की स्कोरिंग है उसमें। अब नवरत्न का फ़ायदा क्या है? तो ये इकोनॉमी की दृष्टि से आपके टॉपिक तैयार हो रहा है, कहीं भी काम में आ सकता है। तो एक तो निवेश जो है वो, और संयुक्त उद्यम है उसकी स्थापना में अधिक स्वायत्तता, मतलब और आज़ादी उसको मिल जाती है कंपनी को सरकार की तरफ से। दूसरा, केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना भी 1000 करोड़ तक का निवेश किया जा सकता है, या फिर जो नेट वर्थ है उसका 15% निवेश किया जा सकता है।
नेटवर्थ क्या होती है, कमेंट करके बताएं। देखें आप में से नवरत्न कंपनियां, अभी 13 जो नवरत्न कंपनियां हैं, जिसमें एक तो आपको हाल ही में याद हुई है अभी अभी कि जो भारतीय रेल निगम जो है वो अभी अभी हमने देखा ना, इसमें जो अभी अभी जुड़ा है रेल विकास निगम, ठीक है। तो अब 13 जो है कंपनियां वो कौन कौन सी है, तो इसमें एक तो भारतीय नौवहन, एक इस्पात, एक खनिज, एक भवन। तो देखो भवन बनाते हैं, खनिज चाहिए, इस्पात चाहिए, नौवहन, एल्यूमिनियम, ऐसे थोड़े नाम दिमाग में रखें। कई बार बैंकिंग वगैरह के एग्जाम में या इकोनॉमी संबंधी क्वेश्चन में, RS परी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है। तो देखो भवन हो गया, खनिज हो गया, इस्पात हो गया, घर में क्या क्या चीज़ें भवन बनाते समय से आप ट्रिक से याद रख लो, नौवहन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब थोड़ी हवा की बातें कर लो, एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फिर इंजीनियर भी चाहिए घर बनाने के लिए, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक भी चाहिए। तो इसे आप ट्रिक से भवन से ही जोड़ के आप कई चीज़ें याद रख सकते हो। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारतीय कंटेनर, NLC और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जो है ये जो चीज़ है कंपनियां वो है इसमें। अब जो एक OIL भी है। UIDAI क्या है, अगला फैक्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जो आधार कार्ड वगैरह का पंजीयन करवाता ना, ने टच लेस बायोमेट्रिक, टच करने की जरूरत नहीं है, सामने आ गए बस। मोबाइल से भी होता है ना आजकल, मोबाइल में फेस रीडिंग से चेहरा खुलता है, वो लॉक खुलता है। तो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर का विकास कर रहा है, किसके साथ समझौता किया है, IIT बॉम्बे के साथ में समझौता किया है। इकोनॉमी का ही है रिफ्लेक्शन, हालांकि रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है प्रतिबिंब। तो ये के लेखक कौन है, तो नारायण बाघुल, बैंकर है ये महाराष्ट्र के। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, रिफ्लेक्शन में प्रतिबिंब। आप देखते हो नारायण, जो नारद जी है वो करते हैं नारायण नारायण, तो सामने वाले बोलते हैं नारायण नारायण, तो प्रतिबिंब जैसे आप ट्रिक से याद रख लेना, रिफ्लेक्शन नारायण बाघुल, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बार आप प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप भी जरूर डाउनलोड करें, अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए और कला संस्कृति आदि कोर्सेज के लिए। अब आता है अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी हम बात करें तो इसमें कुछ कोई नए जो उपग्रह वगैरह भेजे हैं और भेजे हैं। तो आजकल क्या है कि अब इसरो जो है इतना विकास कर लिया है कि खुद के अलावा दूसरे देशों के भी उपग्रह भेज रहा है। दूसरे देश को ये फ़ायदा होता है कि भाई उसको अपना टेक्निक नहीं है उनके पास, उनको खर्चा नहीं लगाना पड़ता। दूसरा ये होता है कि जैसे भारत को भी इनकम हो जाती है इनसे, इनका जो है खर्चा वगैरह जो है वो निकाल लेता है। तो हाल ही में सिंगापुर के 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं, सैटेलाइट, ठीक है। कहाँ से, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखें कि इसमें क्या है कि पूछ लेते हैं कई बार कि भी सतीश धवन कहाँ है, हरिकोटा में। हरिकोटा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। वहाँ से सिंगापुर के 2 उपग्रह। तो देखो सिंगापुर को याद रख लो कि 2 सींग, ठीक है। तो आपको जैसे 2 सींग होते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो सिंगापुर के 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और एक का नाम है टेल EOS और लुमी लाइट 4। पूछा जा सकता है कि हाल ही में ये उपग्रह किस देश के छोड़े हैं इसरो ने, तो सिंगापुर के। और किस यान से छोड़े हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-55। 55 मतलब दोनों हाथों में 5 और 5 55 हो गया ना, तो दोनों सींगों को पकड़ लिया, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रह जाएगा, दोनों हाथों से सींगों को पकड़ लिया, ठीक है। तो ये हो गए मतलब 55, 5 अंगुलियों से पकड़ लिया, ठीक है। और सिंगापुर के 2 उपग्रह स्पेशली C-55 से छोड़े हैं, ठीक है। शानदार ट्रिक बैठी है ना। NSIL क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो के अंडर में ही ये एक नई एजेंसी है। तो ये क्या है, इसके द्वारा प्रक्षेपण किया जाता है। अब है आर्टेमिस सेकंड, ये क्या है भाई, तो ये चंद्रयान है आर्टेमिस सेकंड। कौन सा देश भेजेगा, अमेरिका, नासा भेजेगा। नासा की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में होनी चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। ए का मतलब एजेंसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है।
तो इसके द्वारा 4 यात्रियों को, अभियान का नाम है सेकंड, यात्री है 4, 2 दूनी 4, ठीक है, यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। अमेरिका ने चंद्रमा पर 1969 में भेजा था, नील आर्मस्ट्रांग को और एल्विन एल्ड्रिन उनको। तो चंद्रमा पर आर्टेमिस सेकंड के साथ भेजा जाएगा। 2024-25 तक का प्लान है। RLV क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या होता है कि जैसे अंतरिक्ष में भेजते हैं रॉकेट के साथ में उपग्रह को बांध के, तो वो रॉकेट जो है, यानी जो लॉन्च व्हीकल है, वो जाके फिर नष्ट हो जाता है, वापस गिर जाता है उसका। जैसे पटाखा रॉकेट छोड़ते हैं ना, वो दोबारा काम नहीं आते ना। अब क्या है कि इसरो ने ऐसा रॉकेट बना लिया है, लॉन्च व्हीकल, जो जाएगा उपग्रह को छोड़ के वापस आ जाएगा पैराशूट वगैरह से धीरे धीरे धीरे। ऐसा प्रयोग अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सबसे पहले किया और ऐसा परीक्षण कर रखा है। तो इसरो ने भी कर लिया है कि भेजकर वापस धरती पर आ जाएगा और उसको दोबारा काम में ले सकेंगे। बोलो कितनी टेक्नोलॉजी हो गई है ना, किसी ने सोचा भी नहीं होगा आज से कई सालों पहले कि ऐसा होगा क्या। ओफेक 13, ओफेक, इसको ओफेक वैसे लग लो ओ फेंक, कई लोग फेंकते ना गप्पे बड़ी बड़ी, फिर वो ऐसे कहता है तुम फेंको मैं समेट रहा हूँ। वैसे छोटे थे तो मजाक किया करते थे कि समेट रहे हैं, लच्छे बनाते हैं ना ऐसे मांझे के, कि फेंक रहा है समेट रहा है। तो कोई ज़्यादा फेंकता है ना तो उसकी जासूसी करनी पड़ती है कि भाई ये सच है कि झूठ है, चलो देखते हैं, जासूसी करते हैं। तो ओफेक 13 क्या है? जासूसी उपग्रह है। अब जासूसी का नाम आता है तो किस देश का? रूस, इजराइल, यही आगे हैं। तो इजराइल ने अपना नया जासूसी उपग्रह ओफेक 13, ठीक है, लॉन्च किया है। एक इसने सॉफ्टवेयर भी था जो चर्चा में रहा था, नाम याद आ रहा क्या आपको? पेगासस, वो भी इसी का था। अब बात कर लेते हैं खेल जगत की। खेल से संबंधित जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो चीज़ें आपके लिए रखी है, और मुख्यतः है क्रोनोलॉजी जो है उसका रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि शानदार पत्रिका है, आप ज़रूर उसका अध्ययन करते होंगे, करना चाहिए। तो हरमनप्रीत कौर कौन है? तो खेल जगत है तो खिलाड़ी है, किस खेल की? क्रिकेट की है। क्या हुआ इनका, क्यों नाम आया? विजडन पत्रिका है क्रिकेट की, जैसे क्रिकेट की बाइबिल कहते हैं, उसके मुख्य पृष्ठ पर, यानी उसने 5 जो वार्षिकांक में जो 5 क्रिकेटर चुने हैं उसमें इनका नाम आया है। तो प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है और विजडन ने अपने वार्षिकांक में इनको शामिल किया, तो एक गौरव की बात है। तीरंदाजी जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ? कौन विजेता उसमें स्वर्ण पदक लिया? तो आयोजन हुआ तुर्की के अंताल्या में। पहला स्थान भारत का अमेरिका का रहा, दूसरा स्थान भारत का रहा। ज्योति सुरेखा स्वर्ण पदक विजेता है। अब कैसे आसानी से याद रहेगा, जैसे ये बना लेते हैं हम एक दीपक, दीपावली वगैरह पे बनाते हैं ना ऐसे, और ये है इसकी ज्योति, ठीक है, दीपक की, और यहाँ पे जो है तीर चला रहे हैं। ज्योति सुरेखा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो जो है आपको याद रह जाएगा तीरंदाजी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ज्योति ने तीर से निशाना लगाया है, तीर लगाया है, ठीक है, और फिर तालियां बजने लग गई, ठीक है। और कई बार तीरंदाजी ऐसे, इसका ऐसे विषय संधि विच्छेद करते लगता है तीर लगाते अंदाजे से, ऐसा नहीं है कि अंदाजे से तीर लगा रहे हैं, वो तो तुक्के लगाते हैं कई बार परीक्षा में अंदाजे से, है ना। तो तीरंदाजी मतलब तीर से निशाने लगाते हैं। तो ज्योति सुरेखा ने जो है तीरंदाजी में भाग लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे एशियाई कुश्ती चैंपियन। अब बात आ जाती है कुश्ती की। एशिया महाद्वीप के देशों का यह आयोजन हुआ, तो एशिया में ही हुआ। एशिया के कौन से देश में? कैसे कुश्ती, कैसे कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान में अस्ताना में पहला स्थान कजाकिस्तान का रहा। भारत का 7वां स्थान रहा। भारत के अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक जीता। अमन चैन, है ना। और अंतिम पंघाल निशा दहिया, इन्होंने रजत पदक जीता। मियामी ओपन टेनिस, तो ये टेनिस के क्षेत्र में होता है। टेनिस एक लॉन टेनिस, एक टेबल टेनिस। तो ये लॉन टेनिस है, वो टेबल वाला नहीं है, टीटी नहीं है। तो पुरुष वर्ग में डानिल मेदवेदेव रूस के हैं, रुक नहीं है, रूस है। ये इसलिए नाम याद रखने आपको कि आगे भी काम आ सकते हैं ये, जैसे जब हम जो
विम्बल्डन वगैरह पढ़ते हैं उस समय भी नाम सुने हुए हो। महिला एकल जीता पेत्रा क्वितोवा ने, ये चेक गणराज्य की है। तो मियामी ओपन का आप ऐसे याद रख सकते हैं, महिला में है पेत्रा, पुरुषों में है डानिल, तो ऐसे याद रख लो पेड़ा। ठीक है, पेड़ा चिड़ावा के प्रसिद्ध ना, खाए होंगे आपने। तो पेड़ा स्वाद लगते हैं तो कहते हैं यामी लगते हैं, बच्चे कहते हैं ना यामी शानदार, है ना। तो पेड़ा यामी, मियामी पेड़ा, पे से पेत्रा, डा से डानिल, है ना, डा से डाकी मत याद रख लेना। ठीक है, अब है प्रियांशु राजावत, बैडमिंटन खिलाड़ी। ठीक है, तो बैडमिंटन खिलाड़ी है। थॉमस कप किस में होता है? बैडमिंटन में होता है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी में अभी हाल ही में इनामी राशि बढ़ा दी गई है, 2 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 5 करोड़ जो है वो कर दी गई है। याद रखना, महाराणा प्रताप पुरस्कार अभी क्वेश्चन पूछा गया था तो ये पूछा जा सकता है। रणजी ट्रॉफी राज्य स्तर पे होती है, 5 करोड़ टीम को मिलते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। विजय हजारे, देवधर ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। उसके अलावा फीफा यानी फुटबॉल का अंडर 20 विश्व कप जो है 2023 में कहाँ होगा? अर्जेंटीना में होगा। पिछली बार का ये प्ले रहा हुआ है, मतलब विजेता रहा हुआ है ये टीम अर्जेंटीना की। डी गुकेश किस खेल के हैं? डी गुकेश, तो ये है शतरंज के। लुइस हैमिल्टन किसके प्लेयर है? तो ये है फार्मूला 1 रेस के। तो ये हमने खेल जगत की महत्वपूर्ण बातें देखी। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। पुरस्कार की बात करें तो CR राव, ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स, अजीब सा थोड़ा सा स्पेलिंग है। तो सी मतलब कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ है और सांख्यिकी विशेषज्ञ है। सांख्यिकी, तो इनको सांख्यिकी के मामले में, सांख्यिकी मतलब जो आंकड़े वगैरह तैयार करते हैं, तो इससे भी फायदा मिलता है। तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। याद रखना आप CR राव को। भारत सरकार के द्वारा भी राव को आप सोचिए 1968 में पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण और अब 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार सांख्यिकी का। सोचिए कितने लंबे समय से, 50 सालों से इस क्षेत्र में जो है काम कर रहे हैं, तभी शीर्ष पे पहुंचते हैं। फेमिना मिस इंडिया, तो ये जो है दोस्तों, ये है कोटा की नंदिनी गुप्ता है, 19 वर्ष की है। और मिस इंडिया वर्ल्ड यानी इंडिया की प्रतियोगिता हुई, उसमें मिस इंडिया वर्ल्ड ये चुनी गई है। ठीक है, अब क्या है, ये प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था इम्फाल मणिपुर में। पूरे भारत की जो प्रतियोगी आई यहाँ पे और उसमें ये चुनी गई है। अब नंदिनी जो है ना, वो मिस वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होगी ना 2024 में, उसमें फिर यही जाएगी, अब भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और हो सकता है कि मिस वर्ल्ड का खिताब भी ले आए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर आप जानते हैं, तो दीनानाथ फाउंडेशन ट्रस्ट है जो कि पुरस्कार देता है, देना शुरू किया है। पहला पुरस्कार पिछले साल मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को। आप सोचेंगे ये तो कोई गाने से संबंधित होगा, ऐसा नहीं है। समाज के लिए, देश के लिए कोई योगदान हो तो उसमें दिया जा सकता है। इस बार का मिला है आशा भोसले को, जो कि लता जी की बहनी है, तो इनको मिला है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, एशिया महाद्वीप का ही है मेरे ख्याल से शायद। और इसमें क्या है कि ये अरविंद केजरीवाल को भी मिला हुआ है बहुत टाइम पहले, तो ये अभी मिला है 2023 का तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा, जो कि काफ़ी उम्रदराज है, शायद 90 के आसपास होंगे, 90 से ऊपर भी है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ एक बात स्पेशल थी कि यह पुरस्कार दलाई लामा को वर्ष 1959 जब उन्होंने तिब्बत छोड़ के भारत में हिमाचल में धर्मशाला नामक स्थान पर आए थे, 1959 वाली साल, उस साल के लिए अब दिया गया है। अब आप भी सोचेंगे, मैंने भी सोचा, पर जो भी है अपने को जीके के हिसाब से ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखो, रिवीजन किए बगैर आप जाना मत, ठीक है।
रिवीजन किए बगैर फिर क्या है, ये चीज़ें बिखरी हुई है, अब हम इनको थोड़ा समेटते हैं ना। वैसे नहीं समेटना है कि मैं फेंक रहा हूँ और आप समेटो, रिवीजन कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20, 5 साल के लिए, अब 23 में नई आ गई है 1 अप्रैल को, और इसके जो लक्ष्य हैं वो यही है, निर्यात को बढ़ाना, सुगम करना, ई कॉमर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। कारोबार 5 साल अवधि के लिए, एमएसएमई वगैरह। ये शहर 4 याद रख लेना, वाराणसी, फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, ठीक है। 2 ट्रिलियन का लक्ष्य है। उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। सरल सस्ती सेवा, और 770 अरब निर्यात रहा है। श्रेणी 1 में भारतीय विमानन है। अब मलेशिया के साथ में रुपए में व्यापार होगा। नवरत्न कंपनियां अब 13 हो गई। रेल विकास निगम, इसमें इसका नाम नहीं आया क्या, वो देखेंगे, चलो। 4 स्वतंत्र निदेशक हो और 5 साल की अच्छा अनुभव, वो उत्कृष्ट और वगैरह मिनी रत्न हो, और फ़ायदा ये है कि 1000 करोड़ तक का निवेश कर सकते हैं। नवरत्न कंपनियां 13 है, जिसमें आप इस्पात, एल्यूमिनियम, भवन, खनिज, ऐसे आप 4-5 एक नाम याद रख सकते हो, एमटीएनएल वगैरह। UIDAI ने IIT बॉम्बे के साथ में समझौता किया है। रिफ्लेक्शन नारायण नारायण, ठीक है। अब है अंतरिक्ष व रक्षा प्रौद्योगिकी। इसरो ने सिंगापुर दोनों हाथों से पकड़ लिए। PSLV C-55 2 सींग, ठीक है, 2 सैटेलाइट उपग्रह। ऑर्टेमिस सेकंड 2 दूनी 4, चंद्रमा पे 4 यात्री जा रहे हैं, नासा भेज रहा है। RLV जाके वापस आ जाए, नासा इसरो ने कर लिया है। और फेंक 13, ठीक है। तो और तो फेंक रहा है तो जासूसी करके देखो सही फेंक रहा है क्या, है ना। इजराइल राइल मतलब राइलो, है ना। खेल जगत, हरमनप्रीत कौर क्रिकेट की है, विजडन पत्रिका ने दिया है। तीरंदाजी, ज्योति सुरेखा ने तीर चला के गोल्ड मेडल ले लिया है ना। ऐसे ट्रिक से आप याद रख सकते हो। और तालियां बजने, तालियां बजने लग गई। ऐसे कुश्ती, कजाकिस्तान, अमन, ठीक है। अंतिम और निसाबी रजत पदक में। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई इनका संबंध किस खेल से है। मियामी ओपन, पेड़ा यामी, ठीक है। तो पे से पेत्रा, वो डानिल, पेड़ा, और यामी मतलब मियामी में जो है इन्होंने बैडमिंटन, टेनिस, ठीक है। और प्रियांशु बैडमिंटन के, थॉमस का बैडमिंटन, इनाम 2 से 5 करोड़ कर दिया। ये क्रिकेट की है, ये शतरंज के हैं, ठीक है। पुरस्कार में सियाराव को सांख्यिकी मिला है। और फेमिना मिस इंडिया अपने कोटा की नंदिनी है, ठीक है। और लता दीनानाथ कर पहला मोदी जी को, और अब की बार आशा जी को, और रेमन मैग्से से दलाई लामा को। अब रिवीजन में 2-3 मिनट लगे, पर अब आपको ये लग रहा है कि अरे तो 2 मिनट का काम था, आधे घंटा लग गए, पर वो समझने में आधे घंटा लगे, रिवीजन में 2 मिनट लगे। अब दोबारा आप रिवीजन करोगे तो 5-7 मिनट में हो जाएगा। PDF टेलीग्राम पे भेज रखी है। पार्ट दूसरा हो गया है, 2 पार्ट में ये आगे के 2 और पार्ट में ये हम कंप्लीट कर देंगे। क्लास कैसी लगी, मुझे तो बड़ा आनंद आया पढ़ाने में, आपको भी आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। और ये जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, मई का हम पढ़ रहे हैं। इसमें सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाएगी, वेरियस टॉपिक्स जो है, जैसे दिवस। अप्रैल महीने में कौन कौन से प्रमुख दिवस जो है वो मनाए गए। तो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखना। देखो 7 एक शुभ अंक माना जाता है अपनी धार्मिक परंपरा में। मंदिर के 7 फेरी लगाई जाती है, 7 वचन, 7 फेरे, तो आप याद रख लेना स्वास्थ्य दिवस 7। 7 के 2 गुणे 7 दूनी 14। 14 अप्रैल को प्रमुख दिवस रहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। पूछा जा सकता है कि कौन सी जयंती थी, तो ये 132वीं जयंती थी। इनकी जो डिटेल है बाबा साहब की, उसके बारे में हमने सुजस जो वीडियो बनाया था मार्च अप्रैल वाला, उसमें इनके बारे में एक अलग से लेख था, वहाँ पे हमने इसकी डिटेल, इनकी जो डिटेल है वो हमने देखी थी, तो वो वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। सुजस नाम की प्ले लिस्ट है। अब देखो 21, 117, 20 सत्ता 14, 3 सत्ता 21, कंटिन्यू देखो अप्रैल में। 21 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय सिविल सेवा, सिविल सर्विसेज जो है, जो आप UPSC या RPSC एग्ज़ाम्स देते हैं, तो सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन कुछ प्रशासकों को पुरस्कार भी दिए जाते हैं अच्छी सेवा के लिए। 22 अप्रैल अगला दिन, 22 2 दूनी 4, 2 और 2 4, तो धरती के ऊपर आप कहीं चले जाओ 2 और 2 4 होंगे, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। धरती पर, पृथ्वी पर, तो पृथ्वी दिवस 2
और 2 बराबर 4 का मतलब 22 अप्रैल। ठीक है, याद रखना आप इसको, पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 अप्रैल को ही इस बार एक और नया उत्सव था, हालांकि ये तारीख के अनुसार नहीं आता, मगर अप्रैल में ही 20, 21, 22, 23 यहाँ आसपास ही बैठता है। तो इस बार 22 अप्रैल को नया साल शुरू हुआ, नव संवत्सर जिसे कहते हैं, नया वर्ष, हिंदू नव वर्ष, बसंत ऋतु के दौरान। ठीक है, तो चैत्र मास में, याद रखना आप इसको, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष, देखो पहले कृष्ण पक्ष फिर शुक्ल पक्ष, पहले अंधेरा फिर उजाला, और वैसे भी पहले क्या आता है उसके बाद ही से आता है। तो पहले कृष्ण पक्ष होता है 15 दिन, अमावस्या आती है, फिर शुक्ल पक्ष शुरू होता है और लास्ट में पूर्णिमा आती है। तो चैत्र मास का मतलब 15 दिन चले जाते हैं, फिर वो एक क्यों आती है एकम, तो शुक्ल पक्ष की एकम जिसे प्रतिपदा कहते हैं, एकम को प्रतिपदा भी कहते हैं। तो चैत्र मास यानी होली के 15 दिन 16वें दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकम को नया साल जो है, जिससे कि विक्रम संवत जो है, जो कि 57 ईस्वी पूर्व में शुरू हुआ था, तो उसको नव संवत्सर, हिंदू नव वर्ष कहते हैं। तो अभी 2080 जो है वो शुरू हो गया है, विक्रम संवत 2080। अब आपको ईस्वी निकालना है तो इसमें से आप 57 घटा लो तो 2023 आ जाएगा। विक्रम संवत 57 साल ईस्वी पूर्व पहले शुरू हो गया था ना, तो जो पहले शुरू होता है वो आगे रहता है, तो इसलिए आगे हैं। इसी दिन नव संवत्सर यानी चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही कुछ और भी त्यौहार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाते हैं, जैसे चेटी चंड। तो ये जो है संत झूलेलाल दिवस, सिंधी समाज के जो देवता है उनका, गुड़ी पड़वा ये महाराष्ट्र और गोवा में, उगादी आंध्र प्रदेश में, नवरे है कश्मीर में, और साजीबू, नोगमा, पानवा, चिरोबा मणिपुर में। नाम लंबा चौड़ा सा है, मणिपुर याद रखना। करंट अफेयर की दृष्टि से मणिपुर में जो है वो आरक्षण को लेकर भी वहाँ कुछ विवाद चल रहा है, थोड़ी अशांति की स्थिति हो गई थी। और जो मुक्केबाज है MC मेरी कॉम, वो भी मणिपुर से हैं। मणिपुर की राजधानी क्या है कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे एक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पंचायती राज जो दिवस है, पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। तो 24 को देखो, ये जो र है इसमें आ गया 2, ये प है इसमें आ गया 4, तो ये 24 अप्रैल, ऐसे भी आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। और इस बार जो कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ वो मध्य प्रदेश में रीवा में रखा गया। अभिलेख पटल क्या है? अभिलेखागार, जो पुराने जो अभिलेख वगैरह मिलते हैं किताबों, उन शिला पे और पे कोई किताबों में कहीं पे लिखे हुए जो भी, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है उसके अंदर जो दस्तावेज है, जितने भी सारे पुराने जो रिकॉर्ड्स हिस्टोरिकल, तो वो 1 करोड़ से ज़्यादा पन्नों का जो रिकॉर्ड है उसको ऑनलाइन कर दिया दोस्तों। तो ऑनलाइन में अभिलेख पटल नाम का पोर्टल है, अभिलेख पटल, तो उस पर उपलब्ध है। अरुण सिन्हा कौन है? अरुण सिन्हा राष्ट्रीय तकनीकी शायद ये छोटा आएगा, अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष है। तकनीकी टेक्नोलॉजी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके अरुण सिन्हा अध्यक्ष है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सेना की। तो भारतीय जो नौसेना है उसके वाइस एडमिरल यानी जो सेकंड प्रमुख, वो संजय जसजीत सिंह बने हैं वाइस एडमिरल, जो कि उप प्रमुख है। और एडमिरल यानी कि नौसेना अध्यक्ष जो है वो है हरि कुमार, आर हरि कुमार। तो आर हरि कुमार नौसेना अध्यक्ष है, एडमिरल है, और संजय जी वाइस एडमिरल है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश सिंह बादल की। आपको याद होगा प्रकाश सिंह बादल के बारे में, पंजाब के मुख्यमंत्री, सबसे युवा मुख्यमंत्री भी ये रहे और सबसे वृद्ध मुख्यमंत्री का भी रिकॉर्ड इनका है, और 5 बार जो ये CM रह चुके हैं पंजाब के। तो सबसे युवा तो बने थे 1970 में, जबकि वो 43 साल के थे 1970, और सबसे उम्रदराज भी रहे अभी 2012 में, जबकि 84 साल के थे। निधन हुआ है इनका हाल ही में 25 अप्रैल को 95 वर्ष की आयु में। पार्टी है इनकी शिरोमणि अकाली दल,
5 बार ये सीएम रहे हैं। देखो प्रकाश पै से 5 बार, इसे याद रखना। और पद्म विभूषण भारत सरकार का भारत रत्न के बाद 2 नंबर का बड़ा पुरस्कार, जिसमें पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्म विभूषण। तो एक बड़ा पुरस्कार जो है वो भी इनको 2015 में मिला था। इसी प्रकार से एक हस्ती जो है शख्सियत उनका और निधन हो गया, सलीम दुरानी, प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर, 88 वर्ष की आयु में निधन। इनका भी एक रिकॉर्ड है, अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले क्रिकेटर, 1960 में इनको दे दिया गया था। अब बात करते हैं G7 की। पिछली क्लास में हमने G20 की बात की थी। G7 यानी ग्रुप 7, विश्व के 7 जो देश है जिनकी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश। हालांकि भारत की भी अर्थव्यवस्था काफ़ी बड़ी है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, मगर ये G7 ग्रुप बन रखा है तो इसमें 7 देश है। देखो आपको अगर नक्शा याद हो तो जो अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, उसमें 2 बड़े देश है। एक तो यूएसए है यानी अमेरिका, जिसको हम बोलचाल में कहते हैं, पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और एक कनाडा। तो 2 तो हो गए ये पास पास के पड़ोसी। 4 यूरोप की अगर कोई बात आती है ना तो ये चारों देश ये शक्तिशाली है। प्रथम विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, यूएनओ की स्थापना हो, कोई भी काम हो, ये चारों देशों का नाम तो अक्सर आता ही है। तो ये 4 पड़ोसी है वैसे, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन या यूके या इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए 6, और एक है जापान। ये याद रखना आपको G7। तो इसका शिखर सम्मेलन जापान में हुआ। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री है। गज उत्सव, गज क्या होता है? हाथी। तो हाथी उत्सव, हाथी ज़्यादा कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में, असम के अंदर पाए जाते हैं। 2023 जो है ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। हालांकि काजीरंगा स्पेशली एक सींग वाला गेंडा, जिसे कहते हैं राइनो, उसके लिए भी जो है ना ये जाना जाता है, राइनो भी, है ना। और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। गज हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है, जो कि 2010 में इसे घोषित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, धरोहर पशु पूछें तो हाथी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ, जिसके बारे में डिटेल हमने इसका पार्ट 2 जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था। देखो ये तो वैसे नोट्स का पेज नंबर जो है ना ये चल रहा है, देखो 13वां, इससे पहले 12 पेज, ठीक है, वो टेलीग्राम कर दिए हैं मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप देख लेना। इसी यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो काजीरंगा तो आपको याद रखना। देखो प्रोजेक्ट टाइगर पूछे आपसे तो है 1973, जिसको भी अभी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है, 50, और उसका उत्सव भी मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था, याद आ रहा है कि आपको? कमेंट करें। विश्वविद्यालय था, बताओ कौन सा था। काजीरंगा, और वहीं असम के अंदर है मानस भी असम के अंदर है। जबकि टाइगर कहाँ छोड़े गए, आपको याद आ रहा होगा, नामीबिया से और अफ्रीका से लाए गए थे। वो टाइगर छोड़े गए थे कुन्ना, जो राष्ट्रीय उद्यान है एमपी में, वहाँ पे। और जो ये मनाया गया 50वां, वो मैसूर विश्वविद्यालय में मनाया गया था। तो काजीरंगा और मानस जो है ना, इनको यूनेस्को धरोहर में 1985 में शामिल कर लिया गया था, जबकि अपने जो केवलादेव को किया था। तो यह एक सींग वाला गेंडा भी है और हाथी भी है। तो हाथी महोत्सव कहाँ हुआ? असम में, काजीरंगा में। अब कुछ ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। अभियान जो है, जैसे ऑपरेशन कावेरी, तो देखो कावेरी नदी है दक्षिण भारत की बड़ी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यानी दक्षिणतम नदी है, दक्षिण की गंगा भी इसको कहते हैं। तो कावेरी जो है, इस नदी के नाम से अभियान का नाम रखा है। अफ्रीकी देश सूडान जो है, उसमें क्या है, गृह युद्ध चल रहा है। वहाँ पर राष्ट्रपति को सेना ने हटा दिया, आरएस उसको तख्ता पलट कर दिया। तो वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें INS इंडियन नेवल सर्विसेज का जो युद्धपोत है वो काम में लिया गया, सुमेधा, INS सुमेधा। और सेना के द्वारा वहाँ बात क्या हुई थी
राष्ट्रपति था उमर अल बशीर, उसका तख्ता पलट कर दिया, इसलिए वहाँ अशांति चल रही है। तो कावेरी। अब है ऑपरेशन दोस्त। अभी तुर्की में भूकंप आया था विनाशकारी, और कल ही घटना हो गई, परसों घटना हो गई थी वो उड़ीसा वाली भी, रेल वाली, तो उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, बड़ी घटना हुई थी। तो तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बहुत लोगों की जानें गई थी, तो उस समय भारत ने भी मानवता को बचाने के लिए यहाँ से मदद भेजी थी। तो उस अभियान का नाम था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा जो है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ 24 फरवरी से शुरू हुआ था, तो उसमें भारतीयों को लाने के लिए जो है वो था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति ये है अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जा हुआ था, आपको याद आ रहा होगा, जो वो हवाई जहाज के लटक के गए थे, अखबार में फोटो आई थी, लोगों की मारामारी मच गई थी, उस समय भारतीयों को लाने के लिए, बचाने के लिए देवी शक्ति। और वंदे भारत, वंदे भारत कोरोना महामारी के समय विदेशों में जो भारतीय लोग थे उनको लाने के लिए करीब 60 लाख लोगों को भारत लाया गया था, क्योंकि वो सब लॉकडाउन हो गया था, वहाँ फंस गए थे। तो ये बात है, शुरुआती जो लहर थी ना कोरोना वाली 21 वाली बात है, 2021 वाली है, बाद वाली में शायद ये, और ये वो 20 का है शायद। तो इसमें जो है ना ये वंदे भारत से एक और ध्यान रखना, ट्रेन भी है वंदे भारत के नाम से। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली चली, और भारत की जो पहली ट्रेन है वो वाराणसी से चली थी। ठीक है, ये वंदे भारत, ये क्या है, थोड़ी हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड है सामान्य ट्रेनों से कुछ आगे की तकनीक। समुद्र सेतु जो है, ये नाम से पता चल रहा है कि समुद्र के माध्यम से सेतु बनाकर लाए गए। नौसैनिक अभियान था 2020 में, कोरोना की जो पहली लहर थी, तो भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए, क्योंकि उस समय हवाई जहाजें तो सारी बंद थी, तो इसलिए। ऑपरेशन मैत्री, ये 2015 में नेपाल में भूकंप आया तब मदद की। और सेफ होम कमिंग, लीबिया में फंसे भारतीयों को 2011 में लीबिया में भी गृह युद्ध हुआ था और तख्ता पलट कर दिया था। आपको नाम याद आ रहा होगा राष्ट्रपति का, उसका चेहरा तो मुझे याद आ रहा है, दुबला पतला सा चेहरा याद आ रहा है, नाम अभी जबान पे नहीं आ रहा, आपको आ रहा है तो आप कमेंट कर दो। और सैन्य युद्धाभ्यास, यस गुरु एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर टेस्ट सीरीज, आर्थिक समीक्षा की टेस्ट सीरीज, बजट की टेस्ट सीरीज, ओल्ड पेपर आरपीएससी आरएसएमबी की टेस्ट सीरीज, राजस्थान जीके किताबें 6 से 10 तक उनकी टेस्ट सीरीज, और राजस्थान कला संस्कृति की वीडियो क्लासेज इत्यादि आपको वहाँ पे मिलेंगे। सैन्य युद्धाभ्यास की बात करें तो अभ्यास कोप इंडिया, तो इसमें भारतीय और अमेरिकी वायुसेना, देखो एक तो जैसे स्थान का नाम पूछ लेते हैं कहाँ हुआ, एक कौन सी सेना कई बार पूछ लेते हैं, और देशों का पूछ लेते हैं, ज़्यादातर देश का भी नाम का फोकस रहता है। तो भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच में युद्धाभ्यास हुआ आगरा और कुछ अन्य स्थानों के वायुसेना स्टेशनों पर। सलाइनेक्स, ये देखो नाम से पता चल रहा है, SLINEX, SL मतलब श्रीलंका, IN इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज। तो श्रीलंका और इंडिया की एक्सरसाइज है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में हर साल होती है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस बार कोलंबो में जो है ये हुई। एक्स कवच, तो ये भारतीय जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का कमांड तटरक्षक बल भी BSF, उनका संयुक्त सैन्य अभ्यास था, अंडमान निकोबार में आयोजित हुआ। एक्स कवच याद रखना। एक्सरसाइज ओरियन, ये बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है जिसमें भारत और फ्रांस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कई बड़े देश जो शामिल हुए। फ्रांस में जो है ना ये हुआ है, वायु सेनाओं का है ये, और कई देश इसमें शामिल हुए। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, तो इसमें बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे की बहुत सारी प्रजातियां साथ रहती है, पाई जाती है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने, यानी क्या है कि राज्य सरकार जो है ये क्षेत्र घोषित कर सकती है, राज्य सरकार का मामला है ये। तो 4 नए जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित किया है। पश्चिमी बंगाल राज्य में सर्वाधिक जैव विविधता स्थल 8 हो गए हैं, और कुल भारत में जैव विविधता स्थलों की बात करें तो हो गए हैं 40 याद रखना। उत्तर मेरूर शिलालेख, ये भी मोदी जी ने भाषण के दौरान इसका जिक्र किया, तो क्रोनोलॉजी पुस्तक में इसके बारे में दिया गया है।
कि ये तमिलनाडु में हिस्ट्री पढ़ते हैं तब आपको बताइए कांचीपुरम में ये स्थित है, बहुत पुराने समय का है, 1200 साल पहले परांतक प्रथम जो राजा था उसने इसको लिखवाया था। क्या खास बात है इसकी, इस शिलालेख में गांव में जो स्थानीय स्वशासन है, गांव में जो होता ना स्थानीय स्वशासन, पंच सरपंच वगैरह जो लोकल बॉडी, तो उसके शासन का उल्लेख है। तो इसलिए मोदी जी ने इस भाषण में इसका जिक्र किया था कि भाई हमारे तो प्राचीन काल से ही जो है ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन की अवधारणा रही है। इसके अलावा और भी स्थानीय स्वशासन का जिक्र जैसे हम चोल काल के बारे में पढ़ते हैं तो मिलता है, अपने अर्थशास्त्र में भी मिलता है। Y20 क्या है आपसे पूछा जाए, Y20 अभी मैं एक कमेंट के लिए सवाल और कहूँगा मैं आपसे, चैलेंजिंग सवाल। Y20 का मतलब यूथ, युवा। तो G20 जो है ना, G20 देश जिसमें भारत भी शामिल है, भारत में चल रहा है सम्मेलन 100 से नहीं 49 शहरों में है शायद, 200 से ज़्यादा सम्मेलन इसके आयोजित होंगे। 100वां सम्मेलन वाराणसी में हुआ था और उसी में क्या है जो युवा है, इनके कोई युवा कोई स्टार्टअप वगैरह, उन 20 को बुला के इन 20 देशों के, और उनका सम्मेलन हुआ कश्मीर में, लेह लद्दाख में। अब कमेंट के लिए आपके लिए सवाल जो है वो मैं डाल रहा हूँ, W20 क्या है, कमेंट करके बताओ। कोई संगठन नहीं है ये, G20 जो है ग्रुप 20, उसमें भारत में विभिन्न स्थानों में उसके विशेषज्ञों की बैठकें हो रही है, कभी कृषि के आ गए, कभी मान लो कोई और आ गए। तो ऐसे W20 क्या है, जैसे Y20 है यूथ 20, वैसे ये क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब हम पहले एक बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन के बगैर ये बिखरा हुआ है, इसको समेटना ज़रूरी है बहुत ही शॉर्ट में। और ये तीसरी क्लास है, चौथी क्लास में होगा राजस्थान का, और इस प्रकार से 1 महीने का कंप्लीट करेंट अफेयर 4 क्लास में हम करवा देंगे, फिर एक कंबाइंड क्लास आपके लिए और इसकी जोड़ के लगा देंगे। तो देखो दिवस 7 अप्रैल स्वास्थ्य, 14 अप्रैल बाबा साहब 132वीं जयंती, 21 अप्रैल जो है वो सिविल सेवा दिवस, और उसके बाद में 22, तो 22 को 2 और 2 4 है मेरे पृथ्वी, और उसके बाद 22 को नया साल जो है 2080 विक्रम संवत मनाया गया। ये भी जरूर याद रखना, चेटी चंड सिंधियों का, गुड़ी पड़वा गोवा महाराष्ट्र, उगादि आंध्र प्रदेश, नवरेह कश्मीर और साजिबू मणिपुर। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस MP के रीवा में मनाया गया। अभिलेख पटल ये ऑनलाइन कर दिया है, वो पोर्टल है। अरुण सिन्हा तकनीकी अनुसंधान के हैं, संजय जी जो है वो एडमिरल वाइस एडमिरल है, और एडमिरल आपको पता ही है। हरि कुमार प्रकाश सिंह बादल सबसे युवा सबसे बुजुर्ग 5 बार रहे, अभी निधन हो गया। पद्म विभूषण सलीम दुरानी क्रिकेटर अर्जुन अवार्डी। G7 अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, UK और इटली और जापान, जापान में हुआ। और किशिदा जापान के PM है। गज उत्सव असम में हुआ, काजीरंगा में, मानस भी वहीं पर है, वहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा है, हाथी है। हाथी राष्ट्रीय धरोहर पशु है, जिसको कि 2010 में किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। 1992 में ही वो पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो वो भी 92 का है। 91 में LPG की घटना हुई थी, और जो है LPG ध्यान है ना, वो लिबरलाइजेशन वगैरह, वो प्राइवेटाइजेशन। ऑपरेशन में कावेरी सूडान वाला, और दोस्त तुर्की वाला, गंगा रूस यूक्रेन युद्ध वाला, देवी शक्ति अफगानिस्तान वाला। वंदे भारत ट्रेन भी है, वंदे भारत कोरोना के समय अभियान चलाया गया था। समुद्र सेतु समुद्र से लाने के लिए था कोरोना के समय। मैत्री नेपाल के साथ, ये लीबिया के साथ प्रमुख अभियान। आप दोस्त वाला जरूर याद रखना, दोस्त वाला कावेरी वाला, ये करंट के हैं तो आ सकते हैं, वो पुराने ऐसे ही याद जानकारी के लिए। कोप इंडिया भारत अमेरिका के बीच में, सैनिक श्रीलंका के बीच में। एक्स कवच भारत का कमांड है। ओरियन भी बहुपक्षीय है पर वो विदेशों का है, भारत भी है उसमें। जैविता के कुल स्थल भारत में 4 हो गए हैं। उत्तर मेरु शिलालेख जो है वो तमिलनाडु में था, और प्रांतक प्रथम का, और Y20 जो है जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख में हुआ। निश्चित रूप से यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के क्लास विद्यार्थी आप जो है वो कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छी आपको लगती है, पसंद आती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और इस वीडियो क्लास में हम राजस्थान का जो परिदृश्य है वो हम पढ़ने वाले हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो देखने वाले हैं। और पेज नंबर 16, यानी कि हम 3 क्लास 15 पेज तक पहले कर चुके हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। दीपिका मिश्रा, तो ये नाम जो है क्यों रहा चर्चा में,
कोटा की बेटी है, ये राजस्थान से कोटा से बिलोंग करती है और विंग कमांडर है एयरफोर्स में। दीपिका मिश्रा जो है, इन्होंने बाढ़ राहत कार्यों में अपना अमूल्य अथक परिश्रम के साथ 47 लोगों की जान बचाई, इसलिए इनको वायुसेना मेडल जो है वो दिया गया है। ठीक है, गैलेंट्री पुरस्कार। भारतीय वायुसेना की ये पहली महिला है जिनको, पहली महिला अफसर है ये जिनको ये जो वायुसेना मेडल है वो मिला है और एयर चीफ मार्शल के हाथों से ये दिया गया। एयर चीफ मार्शल का नाम है VR चौधरी। पहले वाले वीडियो क्लास में हमने चर्चा की थी कि एक जो नाम आया था उनकी हम, चलो आपसे कमेंट में पूछेंगे उनके बारे में। नंदिता नाम था, तो आप कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी प्रतियोगिता में जीती थी। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावण जो है ये इसकी संख्या घट रही है। मुख्यतः जैसलमेर में पाया जाता है, कुछ और स्थानों पर भी पाया जाता था। तो अब इसके कृत्रिम प्रजनन के प्रयास वैज्ञानिक कर रहे हैं और इसे ही प्रोजेक्ट नाम दिया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो जैसलमेर में कृत्रिम प्रजनन से, अंडे से चूजे से गोडाउन जो उसका जन्म हुआ। तो एक अच्छी न्यूज़ है ये कि गोडाउन पक्षी जो है उसकी संख्या बढ़ाई जा सकेगी। W20, ये मैंने पिछले वीडियो में आपसे कमेंट में पूछा था और कमेंट में जवाब भी जो है वो दिया। तो W20 जो है यानी कि विमेन 20, जो G20 देशों की जो विभिन्न प्रकार की बैठकें होती है जिसमें Y20 है, W20 है, कृषि लोगों की है, वैज्ञानिकों की है, तो उसी में वुमन 20 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला 20 की सेकंड बैठक जयपुर में आयोजित हुई। याद रखना आप इसे, सेकंड बैठक जो है वो जयपुर में आयोजित हुई। विषय क्या था? महिलाओं के नेतृत्व में विकास। तो इसमें जो है G20 देशों के तहत अंतर्राष्ट्रीय 20 जो प्रमुख महिलाएं हैं इन देशों की, उनकी बैठक दूसरी जयपुर में हुई। पहली पूछ ले कहाँ हुई, तो पहली बैठक औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, संभाजी नगर में हुई थी। और विषय जो है इस बैठक का, जयपुर वाले का, महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है ये था। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल। पिछले बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे जिसमें 6 खेलों को शामिल किया गया था। इस बार एक खेल और बढ़ा दिया है, रस्साकसी, जिसमें रस्सी को खींचते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रचलन है इस खेल का गाँव में। तो 7 ही खेल तो गाँव में होंगे, 7 ही खेल जो है शहरी ओलंपिक में होंगे। यहाँ से प्रतिभाओं का चयन करके फिर वो राज्य स्तर पर जाती है। तो ये सफल आयोजन रहा था पिछली बार और 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। शुभंकर शेरा था। इस बार हमने अच्छे से इसको बताया था, पढ़ाया था और एग्जाम में क्वेश्चन भी इसके आए थे। तो अब आप ध्यान रखना, 23 जून 2023, देखो 23 जून अभी चल रहा है, तो 23 जून से ये शुरू होंगे। और ग्रामीण में भी 7 खेल है, 6 + 1, यानी पिछली बार 6 थे, एक और जोड़ दिया है रस्साकसी, ये इस बार प्लस हुआ है। और शहरी में भी 7 खेल है। अब इन 7 खेलों को याद रखने के लिए ट्रिक देखो, कै ख, ठीक है, कै 2 बार, कबड्डी, क्रिकेट, ख मतलब खो खो, ठीक है। BF और सूर, गाँव में लोग ज़्यादा सूरवीर, मतलब ताकत ज़्यादा होती है, माला वगैरह देते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो गांव में आप सूर शब्द याद रख लेना, सूर। अब देखो कैसे याद रखोगे। पहला कै का मतलब कबड्डी, दूसरे कै का मतलब क्रिकेट। क्रिकेट कौन सा है? टेनिस बॉल वाला है, ताकि मतलब गांव में या शहरों में छोटे स्तर पर बच्चे खेलते हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं हो चोट वोट का, तो क्रिकेट टेनिस बॉल। खो खो, ठीक है, B और F। B मतलब वॉलीबॉल है यहाँ पे, वैसे तो वॉलीबॉल होता है, V होगा, परंतु आपकी सुविधा के लिए तो वॉलीबॉल या वॉलीबॉल बोलते हैं हम अक्सर। F मतलब फुटबॉल, शू मतलब शूटिंग वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में ही एक अलग तरीके का और होता है शूटिंग वॉलीबॉल, और र का मतलब रस्साकसी। तो आप याद रख लेना, कै, फिर ख, फिर BF सूर। इसमें खो खो जो है वो केवल बालिकाओं या महिलाओं के लिए है। शूटिंग वॉलीबॉल केवल मेल यानी कि बॉयज़ के लिए है। रस्साकसी केवल फीमेल के लिए है। बाकी ये कॉमन है, बॉय और गर्ल दोनों के लिए। तो ये आप ये भी याद रख सकते हैं, जैसे खो खो है,
रस्साकसी है। पूछा जा सकता है कि कौन सा खेल सिर्फ महिलाओं के लिए जो है इनमें से था। अब शहरी की हम बात करें तो इसमें भी ट्रिक देखो, वही है कै कै और खै खै। ठीक है, कै कै खै खै, जैसे कै कबूतर, फिर ABCD में ए आता है तो AB, और वो BF इधर भी है। तो कै से कबड्डी और कै से क्रिकेट, टेनिस बॉल, दो तो सेम है। खो खो भी सेम है। ठीक है, वॉलीबॉल और फुटबॉल, ये भी है इधर, वॉलीबॉल और फुटबॉल। तो 5 खेल तो सेम ही है। ठीक है, अब नए में इधर शूटिंग और रस्साकसी है, शूटिंग वॉलीबॉल है। इधर एथलेटिक्स है, मतलब 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, 400 मीटर की दौड़, 100, 200 और 400 मीटर। और बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल इधर है। तो B बास्केटबॉल, F मतलब फुटबॉल, A और B, A का मतलब एथलेटिक्स, और फिर दूसरा जो B है उसका मतलब वॉलीबॉल। वैसे तो होता है वॉलीबॉल, परंतु यहाँ आप याद रखने के लिए ऐसे, तो 7 उधर 7 इधर। ठीक है, 23 जून याद रखना। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, क्योंकि होता क्या है एग्जाम में हम जो है वो कन्फ्यूज़न जो है इसके, तो यहाँ से क्या है कि मतलब क्वेश्चन बनता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, एग्ज़ाम टाइम में हम भूल जाते हैं कि ये कौन सा खेल जो था या नहीं था। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है खेलों का नाम। अब हम आगे बात करें समितियों का गठन। विधानसभा के द्वारा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के तहत समितियों का गठन किया जाता है हर साल। तो ये 15वीं विधानसभा है, तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि कितनी समितियों का, तो 19 समितियों का गठन किया गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कौन किसका अध्यक्ष है। तो 19 का तो देखो सबका याद रखना संभव नहीं है, और क्वेश्चन भी अक्सर नहीं पूछा जाता। अब पूछ भी लिया जाए तो शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जिसको 19 के 19 याद रहेंगे। तो सामान्यतः जनलेखा या लोक लेखा इसी का पूछा जाता है। तो राजेंद्र राठौड़ जो है वो इसके अध्यक्ष है। प्राकलन समिति में कै और खै, तो कै में राजेंद्र पारीक है और खै में दयाराम है। तो ये आपको याद रखना है तीनों नाम। अंबेडकर जयंती अभी मनाई गई थी 14 अप्रैल को, 132वीं जयंती थी। इनके ऊपर भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है इनके द्वारा पुरस्कार भी दिए गए, जिसमें आपको प्रमुख पुरस्कार जो है 1 लाख रुपए राशि का अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार, ये मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को दिया गया। इम्पोर्टेंट PM श्री योजना, तो PM का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, श्री मतलब स्कूल, SHRI, स्कूल जो है ना राइजिंग, मतलब इसमें क्या किया कि जो सरकारी स्कूलें हैं पूरे भारत की, उनमें कुछ मानक तय कर दिए। तो जिन स्कूलों ने वो मानक पूरे किए हैं उन स्कूलों का चयन हुआ है, और उन स्कूलों में अब अच्छा बजट आएगा और अच्छा टेक्निकल विकास होगा, डिजिटलीकरण होगा। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो स्कूलें चयनित हुई है इस योजना में, उन मानकों को पूरा किया है, तो वो है राजस्थान की। तो श्री याद रखें, प्रधानमंत्री, S का मतलब स्कूल और R का मतलब फॉर राइजिंग इंडिया, यानी उभरते भारत की स्कूलें। तो इसमें राजस्थान से सबसे ज़्यादा 402 स्कूलें जो है वो चयनित हुई है सरकारी, यानी राजस्थान का पहला स्थान आया है इन मानकों को पूरा करने में। अगली योजना है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। यहाँ जो आदि है ये वैसे जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, उसके लिए है। तो आदर्श ग्राम यानी उस क्षेत्र के विकास के लिए है। तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में, जिसमें पूर्व और दक्षिण पूर्व के जिले भरतपुर, कोटा, बारां वगैरह, दक्षिण के कुछ जिले जैसलमेर भी है उसमें, तो विभिन्न जिलों से 709 गांव का चयन हुआ है। और शर्त क्या है इसमें, अगर उस जिले में या उस क्षेत्र में 50% से अधिक आबादी है, ठीक है, राजस्थान के विभिन्न 709 गांव है ना, 709 गांव, तो जिला नहीं है, मतलब 50% से अधिक गांव की होगी आबादी, क्योंकि जिले में तो ऐसा कम ही मिलेगा इतना। तो उन जनजातीय क्षेत्रों का विकास होगा और 5 सुविधाओं का मुख्यतः विकास किया जाएगा। एक तो पेयजल, वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका के साधन और सड़क। तो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेन चीज़ें यही होती है। अगला है महंगाई राहत कैंप, जो भी चल रहे हैं और आप लोगों ने निश्चित रूप से
कम से कम बिजली के लिए तो ज़रूर किया ही होगा, 200 यूनिट के लिए, हो सकता है कुछ ने गैस सिलेंडर के लिए, किसी ने पेंशन के लिए, किसी ने पशुधन जो कामधेनु योजना उसके लिए। आपने करवा लिया क्या इसमें रजिस्ट्रेशन? कमेंट करके बताएं। करवा लीजिए, फ़ायदा तभी मिलेगा। जन आधार ले जाना है केवल, बहुत 2 मिनट का काम है। तो महंगाई राहत कैंप जो है इसमें महापुरा पंचायत, याद रखना महापुरा पंचायत है, जयपुर से शुभारंभ हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। तारीख भी आपको याद रखनी है, 24 अप्रैल से 30 जून, यानी ये जून का पूरा महीना, मई मिल गया, जून मिल गया और 24 अप्रैल, ठीक है, कुछ दिन वो। इसमें कितनी योजनाएं हैं? 10 योजनाएं। ये भी क्वेश्चन जरूर परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो इसमें देखो 5 इधर 5 उधर लिख दिया, आप इजीली याद रख सको। जैसे घर में बिजली और गैस तो ये है ही मेन, ठीक है। फिर चाहिए रोजगार, तो गैस सिलेंडर जो है 500 रुपये में मिलेगा किन को? जो उज्ज्वला योजना में है या फिर बीपीएल में है। रुपए तो पूरे लगेंगे 1100 1150, वापस सब्सिडी खाते में आ जाएगी, ताकि उसका ज़्यादा दुरुपयोग ना हो। नहीं तो फिर क्या है, लोग जैसे उसका दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। निःशुल्क बिजली, इसमें महीने की 200 यूनिट, 2 महीने की 200 यूनिट है, बिल 2 महीने से आता है ना, तो अधिकतम 200 यूनिट। निःशुल्क किसान ऊर्जा मित्र योजना, तो जो किसान खेती बाड़ी करते हैं उनके जो कनेक्शन है उसमें भी है, तो 2 बिजली की योजना। एक है मनरेगा गाँव वाली, ठीक है, उसमें जो रोजगार 125 दिन दिया गया अतिरिक्त वो तभी मिलेगा। और शहरी जो रोजगार योजना है इंदिरा गांधी, इसमें भी 125 दिन का जो रोजगार दिया जा रहा है वो। नरेगा में कितने रुपए मिलते हैं? कमेंट करके बताएं, सही जानकारी आपको है तो। चिरंजीवी को लेके 2 योजनाएं हैं, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ये भी तभी लाभ मिलेगा जब आप यहाँ से करवा लिया है। वो ऑनलाइन तो है ही, पर साथ ही साथ इसको जुड़वाना पड़ेगा। पेंशन, वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, कामधेनु योजना में जो गाय है, गो पशु गोधन, दो जो गाय है, भैंस भी शायद है उसमें, पता नहीं, तो उसमें क्या है कि 40 हज़ार रुपये तक का अगर किसी प्रकार नुकसान हो जाता है पशु को तो मिलते हैं, 2 तक अधिकतम। अन्नपूर्णा फूड पैकेट, तो 10 योजनाएं आप जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा निश्चित रूप से। साथ ही साथ प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चल रहा है। अब हम देख लेते हैं विशेष तथ्य वन लाइनर के रूप में। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे। महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ 24 अप्रैल महापुरा ग्राम पंचायत से हुआ। राजस्थान मेगा जॉब फेयर, जॉब नौकरी बड़ा मेला लगा अजमेर। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें क्या था, 50,000 रुपये का ऋण मिलता था। किसको? स्ट्रीट वेंडर, कोई छोटा मोटा काम करते हैं, गली मोहल्ले के जो ठेले वाले और सर्विस सेक्टर है और है। तो इस योजना की अवधि बढ़ा दी है, बढ़ाकर मार्च 2024 तक, अगले साल तक कर दी है। आरएसआरटीसी रोडवेज बस में किस ड्राइवर को सेफ ड्राइविंग के लिए, कोई एक्सीडेंट उसने नहीं किया अभी तक पूरी लाइफ में, तो हीरो ऑफ द रोड अवार्ड जो है वो मिला है, तो ये है सियाराम चौधरी। आयुष मंत्रालय है आयुष, तो आयुष में क्या क्या आ जाता है, तो ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, एस से सिद्ध यानी प्राकृत, एच से होम्योपैथी। तो ये आयुष मंत्रालय आप नाम सुनते हैं। और ये जो है 5 चिकित्साएं, मतलब एलोपैथी के अलावा भी ये चिकित्साओं में बहुत प्रभाव है इनमें। तो इनका एक राष्ट्रीय आरोग्य मेला लगा आयुष चिकित्सा का, तो कहाँ लगा? राजधानी जयपुर में लगा। सिरोही जिले ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है। सुजस में हमने पढ़ा था, भरतपुर ने स्थापना दिवस मनाया था। कितना था वो? कुछ 200 कुछ ऊपर था, बताना आपको याद आ रहा है तो। सिरोही जिले ने अप्रैल 2023 में कौन सा 599वां, और ये घोषणा की है कि 600वां अगले साल मनाएंगे, तब जो किले के द्वार है वो आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे, वहाँ के राज परिवार के द्वारा की गई है। आईटी उद्योग,
उद्यमिता स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन का अर्थ होता है उष्णन। जैसे अंडे से चूजा निकलता है तो उसको मुर्गे के द्वारा कुछ ताप दिया जाता है, उसको उष्णन किया जाता है, शिकाव। तो वैसे इंक्यूबेशन का मतलब यहाँ हो गया कि इन सब चीज़ों के लिए एक तरह से माहौल क्रिएट हो। तो ये कहाँ इंक्यूबेशन सेंटर बना? जयपुर। मिलेट का मतलब मोटा अनाज, बाजरा, जौ, ये। तो ये महोत्सव 2023 मिलेट अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? काजरी जो है जोधपुर में है, सेंट्रल एरिड जोन, CAZRI रिसर्च ऑफ इंडिया, रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, तो निशानेबाज अपूर्वी चंदेला को, तो अपूर्वी चंदेला कौन है? निशानेबाजी में बहुत नाम कमाया है। इनको विद्या वारिधि की उपाधि किसने दी है? तो जयपुर में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा ये उपाधि दी गई है। बिजली चोरी के रोकथाम के लिए और राजस्व वसूली के लिए कौन सा डिस्कॉम देश में अग्रणी रहा है? 19वां स्थान आ गया है, तो अजमेर डिस्कॉम। ठीक है, बिजली में ना जोधपुर, अजमेर, जयपुर डिस्कॉम। सिखों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नयन के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो श्री गुरु नानक देव के नाम से, प्रथम गुरु के नाम से। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ बना है? जयपुर में बना है। राजस्थान SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, जो कि 17 लक्ष्य रखे गए थे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है आदि, कोई भूखा ना सोए वगैरह वगैरह। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें कौन से जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो सीकर, याद रखना, सीकर। लोक सेवा आयोगों का अभी सम्मेलन हुआ, 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन। RPSC है ना राजस्थान में, वैसे MPSC, UPPSC, तो इनका कहाँ हुआ? तो इनका हुआ लखनऊ में, यूपी में हुआ। नेपियर घास क्या है? नेपियर घास ये है बहुवर्षीय चारा फसल, हाइब्रिड है ये, कई सालों तक चारा देती है पशुओं के लिए, काम की है, उगता है, ये घास है, चारा। हरिदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम का शुभारंभ हुआ, कहाँ है? बांसवाड़ा में है हरिदेव जोशी। और नवीन मेडिकल कॉलेज अभी 3 खोले गए हैं बजट घोषणा के अनुसार, प्रतापगढ़ में, जालोर में और राजसमंद में। जवाहर कला केंद्र कहाँ है? जिसको भी स्थापना के 30 वर्ष हो गए, 1993 में ये स्थापित हुआ था और 2023 चल रहा है, तो हो गए हैं 30 वर्ष। तो ये कहाँ है? जयपुर में है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा, अब हम रिवीजन भी करेंगे क्योंकि ये तो अभी तो बिखरा हुआ ज्ञान है, शॉर्ट में इसको समेट कर चलना है, इसे सीधे नहीं जाना। दीपिका मिश्रा नाम लेते ही याद आ जाना चाहिए, वायुसेना में विंग कमांडर। मैंने आपसे पूछा था नंदिता का, तो ये जो है इन्होंने फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में ये भारत की ओर से भाग लेंगी। ठीक है, तो ये दीपिका मिश्रा जो है वो कोटा की विंग कमांडर है और वायुसेना मेडल मिला है। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर जैसलमेर में, W20 है वो जयपुर में हुआ सम्मेलन, पहला वाला संभाजी नगर औरंगाबाद में हुआ। राजीव गांधी 23 जून से शुरू होंगे, 7 खेल ग्रामीण में, 7 शहरी में, कै ख सूर और एक को क्या है BF, इधर कै ख AB और BF। ठीक है, तो इधर रस्सा कसी नया है, इधर एथलेटिक्स और बास्केटबॉल अलग है, वहाँ शूटिंग वॉलीबॉल है, तो आप इसे याद रखना। इनमें समितियों में जनलेखा समिति के 19 समितियां बनी है, राजेंद्र राठौड़ है, कै के राजेंद्र पारिक और ख के दयाराम। ठीक है, ऊपर 2 राजेंद्र नाम याद रख ले में, आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। तो अंबेडकर जयंती पर मानव सेवा ट्रस्ट को पुरस्कार मिला, 402 स्कूलें PM श्री योजना में चयनित हुई है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 50% आबादी और 709 गांव चयनित हुए हैं राजस्थान के। 5 सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार वगैरह आदि जो है, शिक्षा। महंगाई राहत कैंप, महंगाई महापुरा, मैं से महापुरा जयपुर से शुरू हुआ, 24 अप्रैल से 30 जून। 10 योजनाएं हैं जिसमें 2 तो नरेगा की हो गई, गैस सिलेंडर की हो गई, बिजली की 2 हो गई, चिरंजीवी की 2 हो गई। ठीक है, और पेंशन, कामधेनु और लास्ट में अन्नपूर्णा। ठीक है भाई, सिलेंडर है,
खाने का पैकेट है, पशु है, तो घर से जुड़ी हुई चीज़ों से आप याद रख सकते हो, ये भी चल रहा है। फिर वंदे भारत हमने देख लिया, महंगाई राहत कैंप, मेगा जॉब फेयर अजमेर, पुलिस 16 अप्रैल, स्ट्रीट ये इंदिरा गांधी की अवधि बढ़ा दी है, ड्राइवर सियाराम को पुरस्कार मिला है, आयुष कैंप जयपुर में हुआ, सिरोय का स्थापना दिवस मनाया गया, और ये इंक्यूबेशन सेंटर जयपुर में, मोटा अनाज का काजरी में अपूर्वी चंदेला को पुरस्कार मिला है, बिजली चोरी के लिए अजमेर डिस्कॉम, सिखों के लिए गुरु नानक देव ट्रस्ट जो है ना कल्याण बोर्ड बना है, और इंटरनेशनल सेंटर ये इम्पोर्टेंट है, नया बन रहा है, जयपुर में है, और स्टेट रिपोर्ट में शिखर प्रथम आया है, लोक सेवाओं का सम्मेलन लखनऊ में हुआ, नेपियर घास चारा फसल है, हरदेव जोशी क्रिकेट स्टेडियम बांसवाड़ा में है, मेडिकल कॉलेज 3 नई बनी है, प्रतापगढ़, जालौर, राजसमंद, जवाहर कला केंद्र को स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जो कि जयपुर में है। तो क्लास निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी। इसी के तहत हमने पूरी 4 छोटे छोटे टुकड़ों में क्लास को हमने ली। अब इनको कमाइंड करके एक क्लास और अपलोड कर देंगे, ताकि आप एक ही जगह पूरी क्लास देख सको, जिसमें मई माह का पूरा करंट अफेयर जो है वो कवर कर दिया गया है। धन्यवाद।